अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तालूत जिन की वापसी। नेक्स्ट एपिसोड। वो रात हमने होटल में ही गुजारी। रात को सोने से पहले मैं और तालूत देर तक बातें करते रहे। तालूत ने मुझे बताया कि उसकी इतलात के मुताबिक आयशा अपने घर पहुंचकर बहुत खुश है। शौकी और सौसी उसके साथ रह रही हैं। आयशा का बाप इमदाद खान एक गरीब किसान है। उसकी एक ही औलाद है, आयशा। आयशा को दोबारा पाकर उसे गोया नई जिंदगी मिल गई है। अपनी गुर्बत के बावजूद वो गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए सौसी और शौकी की मुकम्मल मेहमानदारी पर तैयार था। लेकिन गांव के तमाम लोग उसकी नेक दिली के बायस उसे बहुत पसंद करते हैं। मिलकर यह तय किया कि सौसी और शौकी, जिन्होंने गांव की एक लड़की को बाहिफाजत उसके घर तक पहुंचाने का फरीजा अंजाम दिया है, जिनके शौहरों ने अपनी जान को खतरे में डालकर उसकी ज़िंदगी और इज्जत बचाई है, सिर्फ इमदाद खान के नहीं बल्कि पूरे गाँव के मेहमान होंगे। इस तरह यह फैसला किया गया कि सौसी और शौकी के लिए बारी बारी गांव के हर घर से खाना भेजा जाएगा। यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सौसी और शौकी के आदमी उनको आकर ना ले जाएं। चुनाचे इस वक्त सूरत हाल यह है कि सौसी और शौकी पूरे गांव की मेहमान है और गांव उनके शौहरों की आमद का मुंतजिर है ताकि उन दोनों से मिलकर खुद उनका शुक्रिया अदा कर सके। सुबह को हम लोगों ने होटल छोड़ दिया और होटल से निकलकर हम लोग बैरों वगैरह को बख्शिश देकर एक तांगे में बैठ गए स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। स्टेशन पहुंचने के बाद हम दोनों फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चले गए, जो उस वक्त इत्तेफाक से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इतनी सुबह सुबह किसी ने हमें अंदर जाते हुए नहीं देखा। फिर अंदर से हम लोग जब बाहर निकले तो मख्फी हालत में थे। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग स्टेशन से बाहर निकल आए। रहीमदाद अपने दो साथियों के साथ पैदल रवाना हुआ है। तालूत ने आहिस्ता से मुझे बताया, उनमें से एक का नाम शाह जमान है और दूसरे का अब्दुल्ला जान है। हम जल्दी उन तीनों के पास पहुंच रहे हैं। तालूत ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। हम दोनों जल्दी उन लोगों के पास पहुंच गए। थोड़ी सी देर में हम लोग शहरी हदूद से बाहर निकल आए और हमें कुछ फासले पर एक जीप नजर आई जो एक सुनसान मोड़ पर खड़ी हुई थी। रहीमदाद और उसके साथियों को आता देखकर जीप से एक शख्स उतर पड़ा और उन लोगों का इंतजार करने लगा। अगर कोई अहम और काबिल गौर गुफ्तगू हो तो मेरे लिए तर्जुमा कर देना, मैंने चुपके से तालूत से कहा। फिक्र मत करो। वो तीनों जीप के करीब पहुंच गए। जीप में जो शख्स मौजूद था उसने उन लोगों के साथ दुआ सलाम की। क्या तुम सफ़र के लिए तैयार हो खैरजान? रहीमदाद ने जीप वाले आदमी से पूछा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ रहीमदाद, खैरजान ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया था और देख लो कि मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ बिल्कुल सही वक्त पर मौजूद हूँ। चलो फिर बैठ जाओ, रहीमदाद ने कहा और वो तीनों आदमी जीप में बैठ गए। खैरजान जीप चला रहा था। हमें इस बार बड़ी एहतियात से काम करना होगा रहीमदाद, खैरजान ने कहा। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक वो दोनों खाना बदोश औरतें सौसी और शौकी हर वक्त साई की तरह आयशा के साथ लगी रहती हैं। उन औरतों को अपनी सरकत की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, रहीमदाद ने कहा। वो कोयटा वाले लोग उन दोनों औरतों को भी उठवा लेना चाहते हैं और उनके लिए वो हमें अलग से रकम देने को तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम ज़रा हिम्मत और चालाकी से काम लें तो इन तीनों को उठा सकती हैं। फिर इसके बाद एक लंबे अरसे तक हमें कोई और केस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी में अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ज़्यादा लंबे चक्कर में मत पड़ो रहीमदाद खां, खैरजान ने कहा। एक औरत को उठाने के मुकाबले में तीन औरतों को उठाना बहुत मुश्किल काम है। ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तुम हमेशा की तरह मसलियत अंदेशी का शिकार हो खैरजान, रहीमदाद ने हंसते हुए कहा। भला इसमें इतना घबराने की क्या बात है? काफ़ी दूर जाने के बाद एक गांव के आसार नजर आने लगे। अच्छा खासा बड़ा गांव था। लो जी, अपना गांव तो आ गया, खैरजान ने कहा। अब दिन भर यहाँ आराम करो, खूब खाओ पियो, रात को छापा मारने की तैयारी करो। जीप एक बड़े से मकान के अहाते में दाखिल हो गई जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने बरामदे में कई पलंग पड़े हुए थे जिन पर फूलदार सूती चादरें बिछी हुई थी। अहाते में एक और भी जीप खड़ी हुई थी। दो आदमी चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मैंने एहतियातन मूसा खान की जीप भी मंगवा ली है, खैरजान ने जीप में से उतरते हुए आहिस्ता से रहीमदाद से कहा। यह तुमने बहुत अच्छा किया, रहीमदाद ने कहा। मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं तुमने दूसरी जीप का बंदोबस्त कर लिया है या नहीं। तीन बेहोश औरतों को एक जीप में तो नहीं लादा जा सकता। मैंने मूसा खान की जीप मंगवा ली थी क्योंकि तुमने कहलवाया था कि तीन औरतों को उठवाना है, खैरजान ने आहिस्ता से कहा। वह चारों जीप में से उतरकर बरामदे में बिछे हुए पलंगों पर आकर बैठ गए। जो दो लोग पहले से मौजूद थे वो उन लोगों से सलाम दुआ करके वहाँ से किसी और काम को चले गए। अब सिर्फ ये चारों वहाँ रह गए। इन दोनों औरतों सौसी और शौशी के शोहरों के बारे में तो कोई बात नहीं मालूम हुई, रहीमदाद ने खैरजान से पूछा। नहीं, खैरजान ने जवाब दिया। मैं बराबर इसकी खबर रखता हूँ। अभी तक वो लोग आयशा के गाँव में नहीं पहुँचे हैं। वैसे मेरा एक आदमी आयशा के गाँव गया हुआ है जिसे खास तौर पर मैंने मामलात के जायजे के लिए भेजा है। वो शाम तक वापस आएगा। अगर कोई नई ताज़ी खबर होगी तो उसके ज़रिए मुझ तक पहुंच जाएगा। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा और हम दोनों वहां से चल दिए। अब रात गए तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे, तालूत ने बाहर निकलकर मुझसे कहा। तुमने भी उनकी बातों से यकीनन यह समझ लिया होगा कि यह आयशा का गाँव नहीं है, ये कोई दूसरा गाँव है जहाँ खैरजान रहते हैं। ये रहीमदाद का ही एक आदमी है। आयशा का गाँव दूसरी जगह है जहाँ ये लोग रात को छापा मारेंगे।
मैं सूरत हाल को पूरी तरह समझ गया हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे कहाँ यार, तालूत ने कहा। इन लोगों की फजूल बातें सुनने से बेहतर है कि हम ज़रा गाँव की सैर करें और देखें कि कहाँ क्या हो रहा है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि खैर जान इस गांव का एक बावसाइल शख्स है, लेकिन इसके साथ ही साथ लालची और संगदिल भी। वो एक तरफ तो रहीमदाद के साथ मिलकर औरतों को अगवा के मकरू काम में हिस्सा लेता है और इसी के साथ साथ लोगों को सूद पर रुपया भी कर्ज देता है। और जब सूद की रकम असल से कई गुना ज़्यादा हो जाती है तो मकरूज का सारा माल और मता हथिया लेता है। इस गांव में इसके सताए हुए बहुत से लोग हैं। इसके कारिंदे हमेशा किसी न किसी का शिकार करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो दोनों हाथों से रुपया बटोर रहा है। बिल्कुल यही सूरत हाल है जनाब, तालूत ने जवाब दिया। हम लोग मख्फी हालत में खैर जान के घर से बाहर निकल आए और बिला किसी खास मकसद के इधर उधर घूमने लगे। अच्छा खासा बड़ा गांव था और लोग अपने अपने कामकाज में मसरूफ थे। हम टहलते टहलते गांव की हदूद से बाहर निकल गए। इस तरफ बिल्कुल सन्नाटा था और कोई शख्स मौजूद नहीं था। मंजर बड़ा खूबसूरत था। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था और जगह जगह किस्म किस्म के फूलों के पौधे उगे हुए थे, जिनमें रंग रंग के पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। हम दोनों इस मंजर से लुत्फ अंदोज होते हुए आगे चले गए। यहाँ एक दरख्तों का घना झुंड था। अचानक हमें धीमी धीमी इंसानी सरगोशियाँ सुनाई दी। तालूत ने मेरा हाथ दबाया, जिसका मतलब यह था कि उसने भी सरगोशियाँ सुन ली हैं। हम दोनों आवाज़ों की सिमत बढ़े और जल्द ही बातें करने वाले हमारी नज़रों के सामने थे। एक नौजवान लड़की और नौजवान मर्द दोनों चेहरों से गमज़दा नजर आ रहे थे। लड़की एक पत्थर से टेक लगाए बैठी थी और उसने अपना चेहरा एक हाथ पर टिकाया था। मर्द उसके बराबर बैठा हुआ था। फिर तुमने क्या सोचा नियाज़ अहमद? लड़की ने आहिस्ता से पूछा। तालूत मेरे कान में तर्जुमा करने लगा। मैं क्या सोचूंगा बख्त जहान, नियाज़ अहमद ने अफसरदगी के साथ जवाब दिया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास ज़िंदगी भर की बचत 7,000 रुपया की सूरत में है और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी कीमत 15,000 रुपये लगाई है। वो इससे कम पर किसी तरह राज़ी नहीं होता। मैं बाकी 8,000 का बंदोबस्त कहाँ से करूँ? और फिर तुम्हारा बाबा मेरे साथ रियायत क्यों करेगा, जबकि खैरजान उसे 15,000 की बजाय 17,000 देने पर आमादा हो गया है। मैं खैरजान से नफरत करती हूँ, बख्त जान ने सख्त लहजे में कहा। वो एक कमीना और जालिम इंसान है। उसकी पहले से 2 बीवियाँ मौजूद हैं और अब मुझे भी वो अपनी ज़र खरीद लौंडी बनाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा नियाज़ अहमद। मैं जहर खा लूँगी, पहाड़ से कूद कर जान दे दूँगी, लेकिन खैरजान को इस बात की इजाज़त नहीं दूँगी कि वो अपने नापाक हाथ मेरे जिस्म को लगाए। जज्बाती मत बनो बख्त जहान, नियाज़ अहमद ने थकी हुई आवाज़ में कहा। इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें ज़िंदा रहने और तुम ज़िंदा रहोगी। जो कुछ हमारी तकदीर में लिखा है उसे ना तुम बदल सकती हो ना मैं बदल सकता हूँ। अगर आज मेरे पास तुम्हारे पापा को देने के लिए रकम होती तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन शायद कुदरत को मेरा और तुम्हारा मिलाप मंजूर नहीं। तभी तो उसने मुझे इतनी शक्कत ही ना दी कि तुम्हें हासिल कर सकूं। बस मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। मेरा क्या है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा के लिए, कहीं बहुत दूर, कोयटा, कराची या सरहद पार। मायूसी की बातें मत करो नियाज़ अहमद, बख्त जहान ने कहा। तुम मुझे खुश रहने की दुआ किस तरह दे सकते हो, जबकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मेरी खुशी का वाहिद जरिया तुम हो। अगर तुम मुझे ना मिल सके तो मेरे खुश रहने का भला क्या सवाल पैदा होता है? ये बताओ कि तुम 8,000 रुपया किसी से कर्ज नहीं ले सकते। बाद में हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ये कर्ज उतार देंगे। कर्ज कौन देगा बख्त जहान, नियाज़ अहमद ने कहा। तुम्हें मालूम है कि हमारे गांव में कर्ज देने वाला सिर्फ एक शख्स है और वो है खैरजान, और खैरजान तो खुद तुम्हें हासिल करना चाहता है। वो भला मुझे कर्ज क्यों देगा? और फिर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसे गिरवी रखकर मैं कर्ज हासिल कर सकूं। मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर नियाज़ अहमद दोबारा बोला। मेरे बाप ने खैरजान से सिर्फ 1,000 रुपया उधार लिया था। बरसों गुजर गए और वो ये कर्ज अदा न कर सका, और कर्जा था कि ना जाने किस तरह फैलता ही चला गया। 1,000 की रकम बढ़कर 7,000 तक जा पहुंची और फिर इसके बदले में खैरजान ने हमारी छोटी सी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और हमारे मवेशी भी जब्त कर लिए। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना वो छोटा सा मकान बचा सके जो हमारे सर छुपाने का वाहिद ठिकाना था। मेरा बाप इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और कुछ ही दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। मेरी माँ भी अपने शौहर के गम में ज़्यादा अरसा जिंदा न रही, अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं इस भरी दुनिया में तनहा रह गया। आज तक इन्हीं तन्हाइयों में भटक रहा हूँ। मेहनत मजदूरी से तो मेरी कमाई इतनी है कि मैं और तुम दोनों इसमें गुजर बसर कर सकती हैं, लेकिन 15,000 रुपये की रकम मैं कहाँ से लाऊं? तुम्हारे बाबा की शर्त यही है। उसने मुझको साफ साफ बता दिया कि मेरे 7,000 रुपये उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो तुम्हारे साथ मेरी शादी सिर्फ इसी सूरत में कर सकता है जब मैं उसे पूरे 15,000 रुपये की रकम अदा करूं। उसने ये भी कहा कि खैरजान अगरचे 17,000 रुपये देने को तैयार है, ताहम चूँकि वो मुझसे पहले 15,000 रुपये की बात कर चुका है, इसलिए मुझसे वो इससे ज़्यादा नहीं मांगेगा। मेरा बाबा बहुत लालची इंसान है, बख्त जहान ने कहा। उसने ज़िंदगी भर दौलत की तमा की। मेरी बड़ी बहन को उसने 20,000 रुपये लेकर कोहाट के एक बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र लेकिन बेहद दौलतमंद खान के हवाले कर दिया।
मेरी बहन इस रिश्ते से बहुत दुखी थी। वो अपने बाप से भी ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ भला कैसे खुश रह सकती थी। लेकिन मेरे बाप ने हम लोगों की एक ना सुनी और मेरी बहन को खान के हवाले कर दिया। शादी के 6 माह बाद ही खान का इंतकाल हो गया, लेकिन इस अरसे में मेरी बहन को ना जाने कौन सा ऐसा आर्जा लाक हो गया कि 1 हफ्ते के बाद ही वो भी मर गई। खान के घर काम करने वाली एक औरत ने, जो पहले हमारे गांव में रह चुकी है, मुझे और बाबा को साफ साफ बताया कि मेरी बहन तबई मौत नहीं मरी, बल्कि खान की पहली बीवी और उसकी जवान औलादों ने एक साजिश के जरिए मेरी बहन को जहर देकर हलाक किया है। वो हामला थी और अगले चंद माह बाद उसके यहाँ औलाद पैदा होने वाली थी। खान की पहली बीवी और उसकी औलादों को यह खतरा लाक था कि अगर उसका बेटा पैदा हो गया तो खान की जायदाद में उसका भी हिस्सा होगा, इसलिए उन्होंने मेरी बहन को भी हलाक कर दिया। खुदा मालूम इस बात में कहाँ तक सदाकत है। वो औरत मेरे बाबा से बज़िद थी कि वो इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन मेरे बाबा को इन तमाम बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे रकम मिल चुकी थी और उसके लिए इतना ही काफ़ी था। ये बात गांव के बहुत से दूसरे लोगों को भी मालूम है कि परी बीबी की मौत पुरस्रार हालात में वाक़ई हुई थी। न्याज अहमद ने कहा, आम ख्याल यही था कि परी बीबी को जहर देकर हलाक किया गया है, और गाड़ी के और कई लोगों ने भी तुम्हारे बाबा से कहा कि वो कोई कार्रवाई करे, लेकिन तुम्हारा बाबा टस से मस ना हुआ। परी बीबी ने तो बाबा के आगे हथियार डाल दिए थे, लेकिन मैं हथियार नहीं डालूंगी। बख्त जहान ने एक अज़म के साथ कहा, मैं बाबा को साफ साफ बता दूंगी कि खैर जान इस घर से मुझे जिंदा नहीं ले जा सकता। हाँ, वो चाहे तो मेरी लाश को ले जा सकता है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं तुमसे इस किस्म का मुतालबा करूं बख्त जहान, न्याज अहमद ने कहा। मैं मर्द हूं और ये मेरा काम था कि मैं तुम्हें हासिल करता और अपनी मोहब्बत का तहफ़्फ़ुज़ करता, लेकिन मैं ऐसा करने से खुद को माजूर पाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा बख्त जहान। अगर मेरे पास दौलत नहीं तो क्या हुआ, मेरे बाजू में ताकत और दिल में हौसला तो है। मैं खैर जान को कत्ल कर दूंगा, चाहे इसके बाद मेरा कुछ भी अंजाम क्यों ना हो। मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। ऐसा गजब ना करना न्याज अहमद, बख्त जहान ने घबरा कर कहा। खैर जान को कत्ल करके तुम बच नहीं सकोगे। उसके रिश्तेदार तुम्हें भी हलाक कर डालेंगे या पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। कोई परवाह नहीं बख्त जहान, न्याज अहमद ने ठोस लहजे में कहा। सुनो न्याज अहमद, बख्त जहान ने मोहतात लहजे में कहा, इस सिलसिले में किसी जल्दबाजी का मुजाहरा न करना। मैं बाबा से एक बार फिर आखिरी बार बात करूंगी और उसे मर जाने की धमकी दूंगी। अगर बाबा फिर भी नहीं मानता है तो मैं खुद खैरजान से बात करूंगी और उसे बता दूंगी कि वह अपने 17,000 रुपये ज़ाया ना करे, क्योंकि मेरी लाश के लिए बहुत बड़ी कीमत है। हमें देखना है कि खैरजान क्या कहता है। वो भी लालची और पैसे का दीवाना आदमी है। 17,000 के इवज़ एक लाश खरीदने का सौदा उसे महंगा मालूम होगा और ऐन मुमकिन है वो दस्तबरदार हो जाए। मैं तुम्हें खैरजान से मिलने और बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता, न्याज अहमद ने गुस्से से कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो न्याज अहमद, बख्त जहान ने उसे समझाते हुए कहा। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो अपनी और तुम्हारी दोनों की जान और मोहब्बत के तहफ़्फ़ुज़ की एक आखिरी कोशिश है। अच्छा बख्त जहान, जैसी तुम्हारी मर्जी, न्याज अहमद ने उठते हुए कहा। हम दोनों मिलकर ही कोई कदम उठाएंगे, बख्त जहान ने कहा। तालूत ने मेरा हाथ खींचा और हम दोनों बख्त जहान के पीछे पीछे रवाना हो गए। बख्त जहान काफ़ी फासला तय करने के बाद गांव के एक मकान में दाखिल हो गई। एक नौजवान लड़की जो शक्ल से बख्त जहान की बहन लगती थी और एक खरान शक्ल का बूढ़ा घर में मौजूद था। कहाँ गायब थी इतनी देर से? बूढ़े ने नस्वार की पिचकारी थूकते हुए गुर्राकर बख्त जहान से पूछा। मैं न्याज अहमद से बातें कर रही थी, बख्त जहान ने बेखौफी से बूढ़े की आंखों में आंखें डालकर कहा। क्यों बातें कर रही थी न्याज अहमद से? क्या बातें कर रही थी उससे? बूढ़े ने गरज कर कहा। क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं खैर जान से तेरी बात पक्की कर चुका हूँ? उसने जोर से एक लकड़ी बख्त जहान की पुश्त पर रसीद कर दी। बख्त जहान ने हिम्मत से ये वार सह लिया और फिर जल्दी से पीछे हटकर बोली, तुम मुझे अपने लालच की भीड़ चढ़ाना चाहते हो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। परी बीबी का अंजाम मेरे सामने है, लेकिन मैं खैर जान की बीवी बनकर नहीं मरूंगी। उससे पहले ही मर जाऊंगी। याद रख बाबा, खैर जान इस घर से मुझे जिंदा नहीं मुर्दा ले जा सकता है। तेरी ये मजाल के मेरे साथ जुबान दराजी करे, बूढ़े ने कहा और बख्त जहान की पुश्त पर ज़रबों की बारिश कर दी। दूसरी लड़की तेजी से भागती हुई आई और उसने जोर से बूढ़े को धक्का दिया। बूढ़ा पीछे को लड़खड़ाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने संभल कर एक भरपूर वार दूसरी लड़की की पुश्त पर किया और वह कराती हुई वहां से हट गई। बख्त जहान पिटती जा रही थी और कहती जा रही थी, खैर जान मेरी लाश ले जा सकता है, मुझे नहीं ले जा सकता। तब अचानक एक दिलचस्प बात हुई। किसी अनदेखे वजूद ने बूढ़े को पीछे धकेल दिया और बूढ़ा दूर तक लुढ़कता चला गया। बख्त जहान और उसकी बहन यही समझी कि वो अपनी हज़ियानी कैफियत के बायस खुद अपनी झोंक में पीछे गिर पड़ा है, लेकिन बूढ़ा सख्त हैरान था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था और उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। बूढ़ा कदरे परेशान नजर आने लगा। उसने लकड़ी हाथ से फेंक दी और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसके जाते ही दूसरी लड़की दौड़कर बख्त जहान से लिपट कर रोने लगी। तुम क्यों रो रही हो ज़मुर्द बीबी? बख्त जहान ने कहा, जिसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं और इतनी मार खाने के बावजूद उनमें एक भी आंसू नहीं था। बाबा ने तुमको बहुत मारा है बाजी। चलो अंदर चलो, मैं देखती हूँ। शायद तुम्हारी पीठ पर जख्म आ गए होंगे, मैं दवा लगा दूंगी, ज़मुर्द बीबी ने रोते हुए कहा।
बाबा बहुत जालिम है, वो हम लोगों को बहुत मारता है। मैं उसकी मार खाने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी ज़मुर्द बीबी, बख्त जहान ने खला में घूरते हुए कहा। वह नियाज़ अहमद को सिर्फ इसलिए धुतकार है क्योंकि वो गरीब है और इसकी बजाय खैरजान के हाथों मेरा सौदा करना चाहता है, जिसकी पहले से ही 2 बीवियां मौजूद हैं। मैं उसे हरगिज़ कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं जहर खा लूंगी, मैं अपने आप को हलाक कर लूंगी, लेकिन खैरजान। बस बस बाजी, ज़मुर्द बीबी ने जल्दी से बख्त जहान के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। ऐसी बातें मत करो, मरे तुम्हारे दुश्मन, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ज़मुर्द बीबी, सब ठीक हो जाएगा, बख्त जहान ने कहा। ज़मुर्द बीबी ने उसे सहारा दिया और अंदर कमरे में ले जाने लगी। मैं और तालूत वहां से चल पड़े। यार किस कदर अजीबोगरीब दुनिया है तुम्हारी, तालूत ने एक सुनसान सी जगह पर पहुंचकर कहा। हाँ दोस्त, मैंने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। ये हम इंसानों का ही दिल गुर्दा है कि ऐसे ऐसे गम बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं। तुम्हारी दुनिया में गम बहुत ज़्यादा हैं, तालूत ने कहा। यही तो इंसान का कमाल है, मैंने कहा। कहाँ चलेंगे, मैंने पूछा। वहीं खैरजान के घर, तालूत ने कहा। जी तो यही चाहता है कि खैरजान को 2-4 मज़ेदार हाथ दिखा दूँ, लेकिन बात यह है कि मैं इन लोगों को इस वक्त खौफजदा नहीं करना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि वो डर कर अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दें। उन्हें असल मज़ा तो उस वक्त ही चखाया जाएगा जब ये औरतों को अगवा करने की गर्ज से आज रात को आयशा के घर जाएंगे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा। उन लोगों को वक्त से पहले खौफजदा या होशियार नहीं होना चाहिए। तो फिर हम अभी खैरजान के घर जाकर क्या करेंगे? क्यों ना गांव में कुछ देर तक और घूमे फिरें, जैसी तुम्हारी मर्जी, तालूत ने कहा। क्यों ना हम एक नज़र नियाज अहमद के घर पर डाल लें? बड़ा अच्छा ख्याल है, तालूत ने कहा। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों एक तरफ चल पड़े। चंद गलियों से गुजरने के बाद एक छोटे से कच्चे मकान के दरवाजे पर खड़े हुए थे। मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। हम लोग आहिस्तगी से अंदर दाखिल हो गए। नियाज अहमद मकान के छोटे से बरामदे में बैठा हुआ अपनी बंदूक साफ कर रहा था। उसके करीब कुछ पुराने कपड़ों के चीथड़े पड़े हुए थे। एक छोटी सी कटोरी में तेल रखा हुआ था। नियाज अहमद बड़ी महवियत के साथ बंदूक की सफाई में मसरूफ था। यह आखिरी कदम उठाने की तैयारी है, तालूत ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा। लेकिन यकीनन इसका मौका नहीं आएगा, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, तालूत ने कहा। चंद मिनट तक इस मकान का जायजा लेने के बाद हम लोग बाहर निकल आए। थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने फिरने के बाद हम लोग दोबारा खैरजान के घर आ गए। बाहर के दालान में खैरजान के अलावा रहीम दाद, शाह जमान और अब्दुल्ला जान भी वहाँ मौजूद थे। ज़रा देर बाद खाना आ गया और उन लोगों ने खाना खाया। खाना खाकर मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। मैंने तालूत से चुपके से कहा, यार कोई गोशे तन्हाई में चलो, बैठकर कुछ खाना है, सुबह से फाका हो रहा है। चलो, तालूत ने कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ चलेंगे? मेरा ख्याल है कि हम दरख्तों के उसी झुंड की जानिब चलें जहाँ हमने नियाज अहमद और बख्त जहान को बातें करते पाया था। वो बड़ी पुरफिजा जगह है, वहाँ बैठकर खाना खाने में बिल्कुल पिकनिक का लुत्फ़ आएगा। तालूत ने मेरी राय से इत्तफाक किया और हम दोनों उसी झुंड की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इस असना में मंजर बदल चुका था। वो तादाद में 3 थे और उनके चेहरों से मालूम होता था कि वो कहीं दूर से आ रहे हैं। उनकी आंखों में थकन और नींद के खुमार के आसार थे। वो तीनों एक दायरा बनाए बैठे थे। इस तरह उनमें से हर एक की नज़रें मुखालिफ सिमत में थीं और वो गोया बैक वक्त हर तरफ देख सकते थे। वो चौकस और मोहतात अंदाज में बैठे हुए थे। उनके सामने एक 4 खानेदार कपड़ा बिछा हुआ था। उस कपड़े पर सोने के जेवरात का एक ढेर लगा हुआ था। वो तीनों इस ढेर को 3 मुसावी हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे। आपस में बातें भी करते जा रहे थे। तालूत ने चुपके से मेरे कान में कहा, ये तीनों चोर हैं। गुज़िश्ता रात इन्होंने एक करीबी गाँव में चोरी की है और अब ये बचते बचाते यहाँ तक आ पहुँचे हैं ताकि चोरी का माल आपस में तकसीम करके यहाँ से अलग अलग रास्तों पर रवाना हो जाएं। ये चोरी इन्होंने एक मकान में नहीं की बल्कि गांव के तकरीबन आधे मकानों में की है। यह अशिया गांव के मुख्तलिफ लोगों की मलकियत हैं। इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका कुल असासा ही इन जेवरात की सूरत में था और ये बदबख्त उसे उड़ा लाए हैं। क्या यादी चोर हैं? मैंने तालूत से पूछा। हाँ, यादी चोर हैं, तालूत ने जवाब दिया। इन तीनों का ताल्लुक अलग अलग गाँव से है, लेकिन ये आपस में गहरे दोस्त हैं और मिलकर वारदातें करते हैं। फिर क्या अब इनको पुलिस के हवाले करोगे? मैंने तालूत से पूछा। यार इसमें क्या कबाहत है, तालूत ने कहा। एक तो ये बात कि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं, हमें रहीम दाद और उसके साथियों की सरगर्मियों पर भी नज़र रखनी है। दूसरी ये कि अगर ये पुलिस केस बन गया तो जिन बेचारे लोगों के ये जेवरात हैं उन्हें इनकी वापसी के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो भी सूरत में जबकि किसी ईमानदार पुलिस अफसर के हाथ में ये केस चला जाए, वरना आधे से ज़्यादा माल तो बीच में ही गायब हो जाएगा। जो थाना इस इलाके में लगता है वो यहाँ से 8 मील के फासले पर है और इन लोगों को माल के वहाँ तक पहुँचाने के लिए या पुलिस को यहाँ बुलाने के लिए कोई लंबा चक्कर चलाना पड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि हम लोग इनकी थोड़ी बहुत सर्जिश करके और ये माल इनसे लेकर इन्हें यहाँ से भगा दें, फिर बाद में ये माल हम इस गांव के लोगों तक पहुँचा देंगे। मेरे ख्याल में ये नहायत उम्दा तरकीब है, मैंने कहा। तो फिर आओ मेरे साथ, तालूत ने कहा और वह मेरा हाथ पकड़कर उन लोगों से ज़रा दूर एक दरख्त के पीछे ले गया। अब वो लोग हमें नहीं देख सकते थे। दरख्त की आड़ में हम दोनों ज़ाहिर हो गए। अब हम एक बार फिर फैज़ान शाह और मर्दान शाह का भेस बदल रहे हैं, तालूत ने कहा। वही फ़कीरी अंदाज होगा।
और इसके साथ ही मेरा और उसका हुलिया बदल गया। हम दोनों के जिस्मों पर फटे पुराने और पैबंद लगे से आले वादे थे। गर्दनों में एक झोला पड़ा हुआ था और हाथों में मजबूत डंडे थे। चेहरों पर लंबी लंबी खौफनाक दाढ़ियां थीं और लाल लाल आंखों में जलाल। अब हम दोनों मख्फी होकर एनिन के सरों के ऊपर जाकर जाहिर हो जाएंगे, तालूत ने कहा। इसके बाद का काम सिचुएशन के मुताबिक होगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। इसके साथ ही हम दोनों मख्फी हो गए। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम उन तीनों के एन करीब पहुंच गए। ज़ाहिर है कि वो लोग हमारे वजूद से बिल्कुल बेखबर थे। उनके दरमियान माल की तकसीम का सिलसिला जारी था। हक अल्लाह! यक एक खौफनाक आवाज़ बुलंद हुई और मेरे करीब ही तालूत ने अपना डंडा जोर से ज़मीन पर मारा। हक याहू! मैंने जवाबी नारा उससे भी ज़्यादा खौफनाक आवाज़ में बुलंद किया और उससे भी ज़्यादा ज़ोर से अपना डंडा ज़मीन पर मारा। हम दोनों एक साथ ही ज़ाहिर हो गए। वो तीनों अपनी अपनी जगहों से उछल पड़े। उनकी आंखें खौफ और दहशत के आलम में फटी हुई थी और वह मुंह खोले हुए हमें घूर रहे थे। रहे नाम अल्लाह का! तालूत ने उर्दू में एक और नारा बुलंद किया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मेरे जहन में फौरी तौर पर इसके अलावा और कोई नारा नहीं आया। चुनाचे मैंने डरावनी आवाज़ में यही सदा लगाई, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक ने बड़ी हिम्मत करके सवाल किया। हम फ़कीर लोग हैं बाबा, मलंग हैं, दरवेश हैं, तालूत ने जवाब दिया। वो तीनों जल्दी जल्दी चोरी के माल को 4 खानेदार कपड़े में लपेटने की कोशिश करने लगे। चोरी के माल को वहीं छोड़ दो जहां वो रखा है, तालूत ने गरज कर कहा। और उन लोगों के अवसान खता हो गए। तुम्हारे को कौन बोला कि ये चोरी का माल है? दूसरे शख्स ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। हमें सब मालूम है हाकिम अली, सब मालूम है, तालूत ने उसी लहजे में कहा। तालूत की जुबान से अपना नाम सुनकर वह शख्स और भी ज़्यादा सरासीमा हो गया। खौफजदा नज़रों से अपने बकिया दोनों साथियों की जानिब देखने लगा। सिकंदर खान और अब्दुल रहमान की तरफ क्या देखता है हाकिम अली? तालूत ने बाकी 2 आदमियों के नाम लेते हुए कहा। देखना है तो हमारी तरफ देख, वो लोग भी तेरी तरह हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। उन तीनों पर जैसे सख्ता तारी हो गया। तुम्हारे को हमारा नाम किसने बोला? अब्दुल रहमान ने बड़ी मुश्किल से सवाल किया। हमें सब मालूम है, तालूत ने कहा। तुम लोगों ने कल रात गांव टप्पा खेल में चोरी की। तुमने वहां के तकरीबन आधे मकानों में नकब जनी और चोरी की। वहां से माल जमा करके लाए हो। अब यहाँ बैठे उसे आपस में तकसीम कर रहे हो ताकि अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने गांव जा सको। मगर तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, बदनसीबो। तुमने इससे पहले भी ना जाने कितनी चोरियां की हैं और कितने लोगों का माल लूटा है। आइंदा से तुम कहीं चोरी नहीं करोगे। और इसके साथ ही तालूत ने अपना डंडा घुमाकर अब्दुल रहमान की पुश्त पर रसीद किया। वह भी संभलने भी ना पाया था कि तालूत की दूसरी ज़रब हाकिम अली की पुश्त पर पड़ी। मैंने डंडा घुमाकर सिकंदर खान के रसीद किया। वह तीनों बुरी तरह चीख रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। उनके जिस्मों पर डंडे बरस रहे थे। आखिर वो मुआफ़ी मांगने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ना और हमारे पाँव पकड़ना शुरू कर दिए। उनमें से हर एक की ज़ुबान पर इसी किस्म के अल्फाज थे। शाह साहब, अभी माफ़ी दो, फिर कभी चोरी नहीं करेगा। तालूत ने हाथ रोक लिया, मुझे भी रुक जाने का इशारा किया। वो तीनों बुरी तरह हाँप रहे थे और हमारे कदमों में बैठे हुए थे। अपने अपने कान पकड़कर तौबा करो और खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर ये कसम खाओ कि आइंदा ज़िंदगी भर चोरी नहीं करोगे, तालूत ने करजदार आवाज़ में उन्हें हुक्म दिया। उन तीनों ने तालूत की हिदायत पर अमल किया। इसके बाद वो मुंतज़िर निगाहों से तालूत की तरफ देखने लगे। ये सारा माल यहीं छोड़ दो, तालूत ने उन तीनों से कहा। ये जिन जिन लोगों का माल है हम इन्हें खुद जाकर वापस करेंगे। तुम में से जो भी चाहे बाद में जिस तरह मुनासिब समझे गांव टप्पा खेल जाकर इस अमर की तस्दीक कर सकता है कि लोगों को उनका चोरी किया हुआ माल वापस मिल गया या नहीं। इस बार तो हम तुम्हें मुआफ़ कर देते हैं और गांव वालों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आइंदा तुम में से किसी ने भी कहीं वारदात की तो इसका इल्म ना सिर्फ उन लोगों को हो जाएगा जिनके घर में तुमने वारदात की, बल्कि तुम्हारे गाँव के लोगों को भी बता दिया जाएगा कि तुम आदि चोर हो, और पुलिस को और जरगे को भी इसकी इतला दे दी जाएगी। इसके बाद तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या असर होगा। उन तीनों ने बारी बारी वादा किया कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने बखुशी व सारा माल हमारे हवाले कर दिया और कहा कि उन्हें हम पर पूरा पूरा एतमाद है। तहम मैंने उनसे कहा कि वो जब चाहें गांव जाकर ये मालूम कर लें कि मसरूका माल लोगों को वापस मिल गया या नहीं। अब तुम लोग यहाँ से सीधे अपने अपने गाँव की तरफ रवाना हो जाओ, तालूत ने उनसे नरम लहजे में कहा। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए इतने सज़ा काफ़ी है, और याद रखो जब तक जिंदा हो चोरी ना करना। वो तीनों बारी बारी हम दोनों के हाथ चूमकर वहाँ से रुखसत हो गए। जो जेवरात उन्होंने छोड़े थे हमने उन्हें उसी कपड़े में बांधा और फिर तालूत ने रासिम को खाना लाने का ऑर्डर दिया। पलक झपकते ही हमारे सामने उम्दा उम्दा खाने दस्तरख्वान पर चुने हुए थे। हम दोनों ने खूब सैर होकर खाना खाया। एक शीशे के जग में ठंडा पानी और 2 गिलास भी मौजूद थे। हमने पानी पिया। अब क्या इरादे हैं, तालूत ने मुझसे पूछा। इरादे ये है जनाब कि इतना खाना खा लिया कि अब उठने को जी नहीं चाहता। एहसाब पर गनूदगी तारी हो रही है, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा। तो सो जाओ, तालूत ने कहा। 1 आध घंटा सो लो, उसके बाद खैर जान के घर वापस चलेंगे। वैसे भी वहाँ कोई ख़ास बात नहीं होगी। उन लोगों की रवानगी तो रात के वक्त होगी। शाम तक खैर जान का वो आदमी भी वापस आ जाएगा जो हालात का जायज़ा लेने की घर से आयशा के गाँव गया हुआ है।
ठीक है यार, अगर मैं ज़्यादा देर तक सोता रहूँ तो मुझे जगा देना, मैंने कहा और घास पर लेट गया और थोड़ी देर बाद सो गया। जब तालूत ने मुझे जगाया तो उस वक्त दोपहर हो रही थी। सूरज तेजी से मगरिब की जानिब जा रहा था, साए लंबे होने शुरू हो गए थे। मैं एक जमाही लेकर उठ खड़ा हुआ और तालूत की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम पूरे 3 घंटे तक सोते रहो, तालूत ने हंसते हुए कहा। और इन 3 घंटों के दौरान तुम क्या करते रहो, मैंने तालूत से पूछा। मैं रासिम के जरिए उन मसरूका जेवरात के बारे में मालूम करता रहा, तालूत ने जवाब दिया। अब मैंने उनमें से हर जेवर के बारे में ये मालूम कर लिया कि वो किसकी मलकियत है, और गांव का कोई शख्स इस मामले में हमारे साथ धोखाबाजी नहीं कर सकता। वैसे भी गांव के लोग इतने सीधे साधे और ईमानदार होते हैं कि उनसे इस किस्म की हरकतों की तवक्को नहीं की जा सकती। बहरहाल ये तो एक छोटा सा काम था जो मैंने रासिम से लिया। इसके बाद मैंने रासिम को कुछ देर के लिए कराची भेजा ताकि वहाँ हमारे घर और फैक्ट्रियों के हालात का जायज़ा लेकर आए। रासिम ने बताया कि हमारे घर में हर तरह से खैरियत है, सिवाय इसके कि जीनत खाला को फ्लू हो गया है और तसद्दुक़ की तौंद में कुछ और इजाफा हो गया है। शकीला और रज़िया बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चंद सानिये के तवक्कुफ़ के बाद तालूत ने मुझसे कहा, यार ये बख्त जहान जो अपनी बहन परी बीबी का किस्सा बयान कर रही थी, उसकी सौतों और औलादों ने उसको जहर देकर हलाक कर दिया, जबकि वो जल्द ही माँ बनने वाली थी। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अचानक तालूत ने मुझसे पूछा। यह मुमकिन है, मैंने जवाब दिया। हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ हो। जायदाद और मलकियत के चक्कर में हमारे मुआशरे में हज़ारों कत्ल होते रहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस बारे में तहकीकात की जाए? तालूत ने पूछा। मेरा ख्याल है कि इस मसले को हम ना छेड़ें तो बेहतर है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। खान मर चुका है, परी बीबी भी मर चुकी है, उनका नौमौलूद बच्चा भी ख़त्म हो चुका है। हम ना परी बीबी को ज़िंदगी दे सकते हैं और ना उसके बच्चे को। फ़र्ज़ करो कि हम मामले का सुराग लगाकर यह मालूम करने में कामयाब हो गए कि परी बीबी को जहर देकर हलाक किया गया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं ना कि परी बीबी के कातिलों को सज़ा दें। लेकिन इससे क्या हासिल होगा? किसी को फ़ायदा पहुँचने का तो कोई सवाल नहीं। हमारा असल काम तो जिंदा इंसानों के मसाइल हल करना है। जो मर चुके हैं उन्हें तो अब्दी सुकून हासिल हो गया, उनका कोई मसला नहीं है। शायद तुम ठीक कहते हो, तालूत ने कहा। ठीक है, हमारी तवज्जो जिंदा इंसानों की तरफ मबजूल रहनी चाहिए। हम दोनों मख्फी होकर एक बार फिर खैरजान के मकान पर वापस आ गए। अब शाम हो चली थी और वहाँ चाय का दौर चल रहा था। हम दोनों खामोशी से जाकर एक कोने में खड़े हो गए। वो लोग चाय पीने के साथ साथ आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें भी कर रहे थे। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैंने तालूत से पूछा। कोई ख़ास बात नहीं, तालूत ने जवाब दिया। ये लोग इधर उधर की फजूल बातें कर रहे हैं, आबो अजदाद के किस्से, गांव के स्कैंडलों की दास्तानें, अपनी अपनी मुहिमात की हकायतें। कुछ देर के बाद एक आदमी मकान के अंदर आया और खैरजान ने उसे हाथों हाथ लिया। तालूत मेरे लिए तर्जुमा करने लगा। ये फजल रहमान है। खैरजान ने बाकी लोगों को बताया, लेकिन उसने फजल रहमान को उनके नाम नहीं बताए। ये इसी गाँव में गया हुआ था। क्या खबर लाए हो फजल रहमान? खबर यह है खैरजान के आयशा के अलावा सोसी और शौकी भी आयशा के ही घर में रह रही हैं। अभी तक उन खानाबदोश औरतों के खामंद उन्हें लेने नहीं आए हैं और वो पूरे गांव की मेहमान की हैसियत से रह रही हैं। कोई पहरा वगैरह नहीं है। गांव के लोगों को इस बात का यकीन है कि अब कोई आयशा को या गांव की किसी और लड़की को अगवा करने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए रात के वक्त भी कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती। गाँव के लोगों का यह ख्याल क्यों है कि अब कोई अगवा की वारदात की कोशिश नहीं करेगा? रहीम दादा ने फजलुर रहमान से पूछा। इसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि मुजरिम बहुत चालाक लोग होते हैं और जिस जगह एक बार मार खा जाएं वहां दोबारा हाथ नहीं डालते। फजलुर रहमान ने जवाब दिया। क्या तुमने सोसी और शौकी को देखा है? खैरजान ने उससे पूछा। हाँ, मैंने उन दोनों को देखा है। वो दोनों आयशा के साथ चश्मे से पानी लेने जा रही थी। दोनों बेहद खूबसूरत लड़कियां हैं। जिस्मानी लिहाज से वो कैसी हैं? वो दोनों शरीरे बदन की लड़कियां हैं, फजलुर रहमान ने जवाब दिया। भारी भरकम और ताकतवर बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर मुजाहमत की कुव्वत नहीं है। रहीम दाद ने खैरजान की तरफ देखा और खैरजान ने आस्ता से गर्दन हिला दी। अच्छी बात है फजलुर रहमान, खैरजान ने कहा। अब तुम जाकर आराम करो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। फजलुर रहमान उन लोगों से रुखसत होकर चला गया। देखा तुमने, रहीम दाद ने खैरजान से कहा। फजलुर रहमान का कहना है कि वो लड़कियां ताकतवर नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हमें उन पर काबू पाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बस इस मौके से फ़ायदा उठा लें खैरजान, फिर एक बड़ी रकम हम लोगों के हाथ आ जाएगी। आयशा भी कोई पहलवान नहीं है और ये लड़कियां भी फजलुर रहमान के कहने के मुताबिक नाजुक अंदाम है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ रहीम दाद कि जैसी तुम्हारी मर्जी, खैरजान ने कहा। बस तो फिर तैयार रहो, रात का खाना खाकर हम लोग रवाना हो जाएंगे, रहीम दाद ने कहा। 2 जीपें हमारे पास मौजूद हैं, आदमी भी हम 4 हैं। मेरा ख्याल है कि हम 4 आदमी काफ़ी होंगे, या तुम किसी और को भी साथ ले जाना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि मैं खुद तो मकान के अंदर जाऊंगा नहीं, खैरजान ने कहा। मैं तो दूर जीप के अंदर ही बैठा रहूंगा। असल काम तो तुम 3 आदमियों को ही करना है। अगर तुम समझते हो कि काम कर लोगे तो ठीक है, और अगर तुम्हें किसी और आदमी की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, मैं इसका बंदोबस्त अभी कर दूंगा। मेरे पास तो कई आदमी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है रहीम दाद कि हम 3 आदमी काफ़ी होंगे, अब्दुल्ला जान ने पहली मरतबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। हम तीनों एक एक लड़की को उठाकर कंधे पर डालेंगे, बस जीपों तक पहुंचने का ही तो मसला है।
उसके बाद कोई दुश्वारी नहीं होगी। तीनों लड़कियां बेहोश होंगी और उन्हें जीपों में डालकर यहाँ तक लाना बिल्कुल दुश्वार नहीं होगा। उन्हें सिर्फ आज की रात और कल का दिन यहाँ रहना होगा, रहीमदाद ने कहा। कल रात को हम उन्हें लेकर 4 सद्दा रवाना हो जाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है शाहजमान? हम तीनों इस काम के लिए काफ़ी होंगे? बिल्कुल काफ़ी होंगे, शाहजमान ने जवाब दिया। बस तो फिर ठीक है खैरजान, रहीमदाद ने कहा। तुम किसी और आदमी का बंदोबस्त मत करो, हम तीनों ही काफ़ी हैं। गांव के करीब एक छोटा सा बाग है, खैरजान ने कहा। वही जहां हमने पिछली मर्तबा जीप खड़ी की थी। इस मर्तबा भी हम उसी बाग में जीप खड़ी करेंगे। आजकल वो बिल्कुल वीरान रहता है। दिन में भी वहां कोई नहीं होता। एक पहर रात ढलने के बाद फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तुम्हारे पास और बाकी चीज़ें तो मौजूद है ना? हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, रहीमदाद ने जवाब दिया। वैसे तुम्हें इस बाग के बारे में अच्छी तरह से मालूम है? मैंने सब मालूमात कर ली हैं, खैरजान ने जवाब दिया। वह एक उजाड़ और वीरान बाग है। बस फिर ठीक है, रहीमदाद ने कहा। तुम जीपों के पास मौजूद रहना। एक जीप तो तुम चला कर ले जाओगे और दूसरी जीप शाहजमान चलाएगा। वो बहुत होशियार ड्राइवर है। हम कुछ देर और वहां ठहरे। अब हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आया। एक सुनसान सी जगह पर पहुंचकर हम लोग ज़ाहिर हो गए। हम लोग अभी तक फैज़ान शाह और मर्दान शाह के हुलिये में ही थे। अब हम ये हुलिया तब्दील कर रहे हैं, तालूत ने कहा। इस हुलिये में आयशा हमें नहीं पहचानेगी। हमें एक बार फिर बच्चल और सच्चल के हुलिये में आना होगा। आयशा के लिए हमारी शनाख्त वही है। और इसी के साथ हम दोनों के हुलिये एक बार फिर तब्दील हो गए। फैज़ान शाह और मर्दान शाह एक बार फिर गायब हो गए। उनकी जगह बच्चल और सच्चल एक बार फिर नमूदार हो गए। आयशा हमें देखकर बहुत खुश होगी, मैंने कहा। उसका बाप भी यकीनन खुश होगा। नाम क्या है उसके बाप का? उसका नाम इमदाद खां है, तालूत ने जवाब दिया। वो बहुत खुश होगा। लेकिन एक और हस्ती को तुम भूल रहे हो जिसे हमसे मुलाकात की बहुत तमन्ना है और जो हमारी शक्लें देखने और हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए बेचैन है। तुम्हारा इशारा आयशा के मंगेतर दिलदार की तरफ है, मैंने पूछा। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिलदार खां को हमारी शक्लें और हुलिये देखकर बड़ी मायूसी होगी, मैंने कहा। हम ना तो बहुत ज़्यादा लंबे तड़ंगे हैं, ना भारी भर कम जिस्मों के मालिक, नहायत मामूली शक्ल सूरत और उससे भी ज़्यादा मामूली जिस्मानी हालत के हामिल हैं। और यही चीज़ तो ना सिर्फ दिलदार खान और इमदाद खान के लिए बल्कि सारे गांव वालों के लिए हैरत का बायस होगी, तालूत ने कहा। उन्होंने हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रखा होगा। अच्छा, तो अब आयशा के गांव चलें, मैंने कहा। हाँ, अंधेरा होने वाला है और देहात में सरे शामी सन्नाटा पड़ जाता है, तालूत ने कहा। हमें अब रवाना हो जाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग मख्फी हो गए। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ी देर के बाद हम एक उजाड़ और वेनान बाग में खड़े हुए थे। ढलती हुई शाम के साय में बाग बड़ा उदास नजर आता था। यह है वो जगह जहाँ रहीमदाद और उसके साथी जीपे लेकर आएंगे, तालूत ने मुझसे कहा। आयशा का घर यहाँ से दूर नहीं है और किसी भी सेहतमंद मर्द के लिए एक दुबली पतली बेहोश लड़की को कंधे पर लाद कर यहाँ तक लाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये उन बदकारों की जिंदगी का आखिरी कारनामा होगा, मैंने कहा। हम दोनों ज़ाहिर हो गए और इत्मीनान से चलते हुए गांव के अंदर दाखिल हो गए। गांव की गलियों में चलने फिरने वाले लोग हमें हैरानी के साथ देखने लगे। हम उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। आखिर एक बूढ़े ने हमें रोक ही लिया। हमारे हुलियों से साफ जाहिर था कि हम पठान नहीं हैं। तुम कौन हो? उसने मुश्तबा अंदाज में हमें घूरते हुए उर्दू में पूछा। और किससे मिलने को आता? हमें आयशा के घर जाना है। आयशा इमदाद खान का बेटी? उसने कहा। मगर तुम कौन हो? आयशा को क्यों मिलना मांगता है? मेरा नाम सच्चल है और ये मेरा भाई बच्चल है, तालूत ने नरमी से कहा। हम दोनों की बीवियां सोसी और शौकी आयशा के घर रह रही हैं। हम उन्हें वापस लेने के लिए आए हैं। अरे, तुम सच्चल और बच्चल हो? बूढ़े ने हैरत आमेज मुसरत से कहा। हम तुम्हारा नाम जानता। तुम आयशा को आज़ाद कराया, तुम्हारा बीबी लोग उसको हिफाजत से इधर लेकर आया और वो बारी बारी हम दोनों से गले मिला। तुम बहुत बहादुर है, उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। तुम्हारा बीबी लोग भी बहुत बहादुर है और गांव में सब लोग तुम्हारा इंतजार करता। आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे को इमदाद खान के घर ले चलता। हम लोग बूढ़े की मैयत में चल पड़े। हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू को आसपास के और भी कई लोगों ने सुन लिया था और वो हमारे साथ हो लिए थे। एक 12-13 साल का लड़का जो हमारी बातें सुन रहा था तेजी से भागता हुआ हमारे सामने से गुजरा। चंद गलियों से गुजरकर हम एक मामूली से मकान के सामने जा पहुंचे। इस मकान से एक बूढ़ा तेजी से निकलकर हमारी तरफ आ रहा था। उसके पीछे आयशा थी और आयशा के साथ सोसी और शौकी थी। वो लड़का एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बूढ़े के आगे था। वो इमदाद खाना, हमारे साथ आने वाले शख्स ने इमदाद खान को देखकर आवाज़ लगाई और पश्तो में कुछ कहा। इमदाद खान ने पुरजोश लहजे में कोई जवाब दिया और लपकता हुआ हमारी तरफ आया। उसने बारी बारी हम दोनों से मुआनका किया। हम तुम्हारा इंतजार करता था सच्चल खाना और बच्चल खाना, इमदाद खान ने कहा। आयशा बीबी तुमको बहुत याद करता। तुम्हारा बीबी लोग बिल्कुल खुश है और खैरियत से। हम उसका बहुत इज्जत किया। सारा गांव का लोग उसका बहुत इज्जत किया। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद खान, तालूत ने कहा। अभी तुम आ गया सच्चल खान और बच्चल खान, आयशा ने आगे आकर मुस्कुराते हुए हम लोगों से कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सोसी और शौकी हमारा बहन है। हम लोग बहुत खुश रहा। तुम दोनों को बहुत याद किया। अभी खुदा का शुक्र है कि तुम इधर आ गया। अभी घर में आओ, अंदर बैठो। हाँ हाँ, अंदर आओ।
इमदाद खान ने जल्दी से कहा और वो हम दोनों को घर के अंदर ले गया। एक आम सा छोटा सा दही मकान था, नीम पुख्ता और खस्ता हाल। सूबह सरहद में अपने क़याम के दौरान हम इस किस्म के मुतअद्दिद मकानात देख चुके थे और उनमें वक्त भी गुजार चुके थे। हम लोगों को बैठक में बिठाया गया, जहाँ कई चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। उस बूढ़े के अलावा जो हमारे साथ आया था और भी कई लोग अंदर आ गए और चारपाइयों पर बैठ गए। आयशा, सोसी और शौकी घर के अंदर चली गईं। अभी तुम हमारा मेहमान है, इमदाद खान ने हमसे कहा। जब तक तुम्हारा जी चाहे इधर रहो। नहीं इमदाद खाना, दूसरे बूढ़े ने कहा, जो हमें साथ लेकर यहाँ आया था। और फिर वो पश्तो में इमदाद खान से कुछ कहने लगा। इमदाद खान ने उसकी बात सुनी, फिर हमसे मुखातिब होकर कहा, हयात मोहम्मद बोलता है कि तुम लोग सिर्फ हमारा मेहमान नहीं, सारा गांव का मेहमान है। इसलिए तुम्हारे को हमारे घर में नहीं बल्कि गांव के हुजरे में ठहराया जाएगा। गांव में जो भी मेहमान बाहर से आता है वो हुजरे में ठहरता है। हुजरा सारे गांव वालों का है। हमारा खुशी तो इस बात में है कि तुम हमारे घर ठहरता, रोटी मोटी भी इधर ही खाता। मगर हयात मोहम्मद बोलता है कि उधर जगह भी तंग है, सब लोग तुमसे मिलने आएगा तो बैठ भी नहीं पाएगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है इमदाद खान, तालूत ने कहा। बस हमें तो आज की रात इधर गुजारनी है। सुबह को हम अपनी बीवियों को साथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अभी इतनी जल्दी तुम कैसे चला जाएगा सच्चल खाना, हयात मोहम्मद ने कहा। अभी 2-4 दिन हमारा मेहमान रहो। अल्लाह मालिक है हयात मोहम्मद, तालूत ने गोलमोल सा जवाब दिया। थोड़ी देर बाद हमें गांव के हुजरे में ले आया गया और यहाँ बहुत से लोग हमें देखने और हमसे मुलाकात करने के लिए आए। आने वाले खुद ही अपना तारुफ करवाते और हमारी खैर खैरियत पूछते। जैसे जैसे लोगों को हमारी आमद की खबर मिलती जाती, वैसे वैसे वो हमसे मिलने के लिए आते जाते। हुजरा काफ़ी कुशादा था और यहाँ बहुत सी चारपाइयाँ मौजूद थीं। जगह जगह लालटेनें रोशन कर दी गईं। और तब एक मजबूत जिस्म वाला सेहतमंद नौजवान तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ हुजरे में दाखिल हुआ। हम पर नज़र डालते ही वो चंद लम्हों के लिए ठिठक सा गया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। उसके ठिठकने की वजह मैं जानता था, उसे हमें देखकर सख्त मायूसी हुई होगी। ताहम उसने फ़ौरन शायद अपनी हमाकत का एहसास कर लिया और जल्दी से आगे बढ़कर बारी बारी हमसे मुसाफिया किया। हमारा नाम दिलदार खान है, उसने उर्दू में कहा। आयशा के साथ हमारा शादी होने का है। तुम हमारे पर बड़ा एहसान किया जो आयशा को जालिम लोग से बचाकर इधर पहुंचा दिया। हम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बोलता है। हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया दिलदार खान, मैंने कहा। यह तो इंसान का फ़र्ज़ होता है कि किसी को मुसीबत में देखे तो उसकी मदद करे। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आयशा सही सलामत घर वापस आ गई। तुम्हारा बीबी लोग उसको इधर लाया। बहुत बहादुर है तुम्हारा बीबी लोग। हमने उसका बहुत इज्जत किया, अपनी बहन के मुवाफिक समझा, दिलदार खान ने कहा। सारा गांव का औरत लोग बोलता है कि सोसी और शौकी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद हमारे लिए खाना आ गया। ख़ास तौर से एहतमाम करके यह खाना तैयार किया गया था। नहायत उम्दा और लजीज चप्पल कबाब और बड़ी बड़ी रोटियाँ और उनके साथ चटनी। खाने में हमारे साथ गाँव के चंद और लोग भी शरीक थे, जिनमें दिलदार खान और इमदाद खान भी शामिल थे। हम तुमको बोलता है सच्चल खाना और बच्चल खाना कि यह खाना बदोशी का धंधा छोड़ो। बूढ़े हयात मोहम्मद ने हमें मशवरा देते हुए कहा, तुम नेक और बहादुर लोग हैं। हम सीधा सादा देहाती लोग हैं और बहादुरों की बहुत इज्जत करते हैं। तुम इधर ही रह जाओ। हम तुम्हारे को मकान भी बना कर देगा और काश्त के लिए ज़मीन भी देगा। सब गांव वाला तुम्हारा मदद करेगा। अभी घर बनाओ और आराम से रहो। बीबी लोग को साथ लेकर तुम कहाँ कहाँ फिरता रहेगा। बीबी लोग को अब ज़्यादा तकलीफ मत दो। चाचा हयात मोहम्मद ठीक बोलता है, दिलदार खान ने कहा। हम तुम्हारा मदद करेगा, तुमको भाई के मुवाफिक समझेगा। खान को भी एतराज़ नहीं होगा। सब गांव वालों उसको बोलेगा तो वो भी इनकार नहीं करेगा। हमारा खान बहुत अच्छा आदमी है। क्या तुम्हारा खान इसी गांव में रहता है, मैंने पूछा। वो इधर ही रहता है, हयात मोहम्मद ने जवाब दिया। मगर आज वो मर्दान गया हुआ है, कल वापस आएगा। वो भी तुम्हारा इंतज़ार करता था। जब आएगा तो तुमसे मुलाकात करके खुश होगा। वो अच्छा आदमी है। हम भी उससे मिलकर खुश होंगे, मैंने जवाब दिया। वैसे जहाँ तक यहाँ रहने का ताल्लुक है तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने वाकई बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है। मगर बात यह है भाइयों कि खाना बदोश तो खाना बदोश ही होता है। उसे जो मज़ा घूमने फिरने में आता है वो एक जगह जमकर रहने में नहीं आता। हमारे बाप दादा भी खाना बदोश थे और हम भी खाना बदोश है और हमारी औलादें भी खाना बदोश होंगी। सदियों से यूं ही चला है। हमारी रस्म यही है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। खुद हमारी बीवियां भी खाना बदोशी की ज़िंदगी की आदी हो चुकी हैं। अभी बहुत खाना बदोशी कर लिया, इमदाद खान बोला। अभी हम बोलता है आ जाओ, कल खान आए तो उससे भी बात करेंगे। काफ़ी रात गए तक इधर उधर की बातें होती रहीं। दिलदार खान और इमदाद खान के अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उठ उठ कर जाने लगे। हमारे लिए बिस्तरों का बंदोबस्त कर दिया गया। हमारे अलावा 2 और आदमियों के लिए भी बिस्तर बिछ गए। इमदाद खान और दिलदार खान ने हमारे साथी हुजरे में सोने का फैसला किया। जब तक तुम इधर हुजरे में हमारा मेहमान है, हम इधर ही सोएगा, इमदाद खान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर में सब लोग सोने के लिए लेट गए। देहात में रातें बड़ी जल्द शुरू हो जाती हैं और बड़ी वीरान और खामोश होती हैं। इमदाद खान और दिलदार खान जल्द सो गए। हम उनकी भारी भारी और नाहमवार सांसों और उनके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ें साफ तौर पर सुन रहे थे। जब हमें यकीन हो गया कि वो लोग सो चुके हैं तो तालूत ने चुपके से तकिए पर से सर उठाया और मुझे हाथ से इशारा किया। हम दोनों बहुत ही आहिस्तगी से उठे और हुजरे से बाहर निकल आए।
अब हमें मख्फी होना है, तालूत ने चुपके से कहा, और इसके साथ ही हम दोनों मख्फी हो गए। मेरी नज़र अपने बिस्तरों की तरफ गई। वहाँ हम दोनों की शक्लों के दो आदमी आराम से सो रहे थे। आओ, तालूत ने मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा, और हम दोनों वीरान बाग की तरफ बढ़ने लगे। हुजरे की एक सिमत में इमदाद खान का मकान वाक़ था और बिल्कुल दूसरी सिमत में वो वीरान बाग। गोया बाग से इमदाद खान के घर तक जाने के लिए हुजरे के सामने से गुजरना लाजमी था। हम लोग वीरान बाग की तरफ रवाना हो गए और ज़रा देर में वहाँ पहुँच गए। इस वक्त गो के रात के 9:30 बजे थे, लेकिन चारों तरफ ऊका आलम था। सारा बाग नीम तारीकी में डूबा हुआ था। करीबी किसी झोड़ के पास से मेंढकों के टरटराने की आवाज़ें आ रही थीं और कहीं झिंगर बोल रहा था। कमरी महीने की ढलती हुई तारीखें थी, इसलिए चांदनी भी बहुत फीकी थी। वो लोग अभी तक आए नहीं? मैंने तालूत से पूछा। बस ज़रा देर में पहुंचने वाले हैं, तालूत ने कहा। इस वक्त रात के 9:30 बजे हैं, मैंने कहा। अभी अभी टीवी से खबरें ख़त्म हुई होंगी और कोई दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ होगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लाखों शहरी इस वक्त अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठे होंगे और यहाँ ऐसा मालूम होता है कि आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी है। किस गज़ब का सन्नाटा है। इस सन्नाटे का अपना एक हुस्न है, तालूत ने आहिस्ता से जवाब दिया। और उसी वक्त हमें बहुत दूर से दो गाड़ियों की हल्की हल्की लाइटें नजर आईं। दोनों गाड़ियां आगे पीछे आ रही थीं। गाड़ियों के हेडलाइट्स बुझा दी गईं और सिर्फ छोटी लाइटें जल रही थीं। गाड़ियां बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थीं। इस असना में दोनों गाड़ियां इतनी करीब आ गईं कि अब साफ तौर पर पहचाना जा सकता था कि वो जीपें हैं। हम दोनों दरख्तों के साथ लगकर खड़े हो गए और जीपें आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वीरान बाग के अंदर दाखिल हो गई। अब उनकी छोटी लाइटें भी बुझा दी गई थीं। जीपें बाग के अंदर जाकर कुछ दरख्तों की ओट में रुक गईं। इसमें कोई शक नहीं कि खैरजान ने बेहतरीन जगह का इंतखाब किया था। जीपों में से 4 आदमी उतरे। हम नीम तारीकी में उनकी शक्लें बखूबी से पहचान सकते थे। वो रहीमदाद, शाहजमान, अब्दुल्ला जान और खैरजान थे। प्रोग्राम के मुताबिक एक जीप खैरजान चला कर लाया था और दूसरी शाहजमान। चारों आदमियों ने जीपों से उतरने के बाद अपने अपने चेहरों पर इस तरह ढाटे बांध लिए कि सिर्फ उनकी आंखें और मुंह नाक खुले थे, बाकी पूरे चेहरे ढक गए। रिवॉल्वर तो सबकी जेबों में मौजूद है ना? खैरजान ने सवाल किया। हाँ, हम सब के पास रिवॉल्वर मौजूद हैं, रहीमदाद ने जवाब दिया, और इसके अलावा एक एक राइफल दोनों जीपों में रखी है। अगर खुदा न खास्ता तुम ज़रूरत महसूस करो तो इस्तेमाल कर सकते हो। और दवा की शीशियाँ रख लीं? खैरजान ने हौले से पूछा। वो भी हमारे पास मौजूद हैं, रहीमदाद ने कहा। हम तीनों एक साथ और एक ही वक्त में अपना काम शुरू करेंगे। लड़कियों को बेहोश करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बस उन्हें कंधे पर लाद कर यहाँ तक लाने की देर है। उन्होंने कुछ देर तक इंतज़ार किया। जब उन्होंने इस बात की अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई जाग नहीं रहा, हर तरफ गहरी खामोशी है, तो फिर रहीमदाद ने खैरजान से कहा, अच्छा खैरजान, अब हम रवाना होते हैं। तुम अपनी जगह पर होशियार रहना और तुम भी होशियारी से काम करना, हाथ पैर बचाकर। खैरजान ने कहा। तुम बेफिक्र हो, रहीमदाद ने कहा। हम अभी थोड़ी देर में लड़कियों को लेकर आते हैं। और वह अपने दोनों साथियों समेत वहाँ से रवाना हो गए। वो लोग चारों तरफ बड़े गौर और एहतियात के साथ देखते हुए चल रहे थे। तुम्हें दीवार फांद कर अंदर उतरना है अब्दुल्ला जान, और फिर अंदर जाकर चुपके से दरवाजे की कुंडी खोल देनी है ताकि मैं और शाहजमान अंदर आ सकें। रहीमदाद अब्दुल्ला जान को याद दहानी करा रहा था। मुझे मालूम है रहीमदाद, अब्दुल्ला जान ने जवाब दिया। मैं ऐसा ही करूँगा। वो लोग चौकन्ने होकर चलते रहे। गांव में दूर दूर तक सन्नाटे का राज था। कोई आवाज़ नहीं थी, जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। वो तीनों आयशा के घर की जानिब कदम बढ़ा रहे थे। वो लोग हुजरे के सामने से गुजरे और तालूत ने मेरा हाथ दबाकर मुझे वहीं रोक लिया। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तालूत ने मेरे कान में कहा, तुमने इन लोगों का प्रोग्राम सुन ही लिया। इनके पास क्लोरोफॉर्म की शीशियाँ हैं लड़कियों को बेहोश करने के लिए। ये उन सबको क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे। आयशा सिर्फ चंद मिनट के लिए बेहोश हो जाएगी, लेकिन सोसी और शौकी बेहोश हो जाने का सिर्फ बहाना करेंगी और इसके बाद ये उन तीनों को अपने अपने कंधे पर लाद कर वहाँ से निकल खड़े होंगे। इत्तफाक से आयशा के घर में आज की रात इन तीनों लड़कियों के अलावा और कोई नहीं है। आयशा का बाप इमदाद खान हमारे साथ हुजरे में सो रहा है, इसलिए उम्मीद है कि ये लोग अपने मंसूबे में इब्तदाई कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन असल ड्रामा उस वक्त शुरू होगा जब ये लोग हुजरे के दरवाजे के सामने से गुजरेंगे। तो फिर अब हमें क्या करना है? मैंने तालूत से पूछा। सिर्फ इंतज़ार, तालूत ने जवाब दिया। हम अपने अपने बिस्तरों पर वापस चलते हैं और जागते रहेंगे। सौसी रास्ते में आयशा को बता देगी कि उसे क्या करना है। हम लोग हुजरे के अंदर दाखिल हो गए। अभी तक हम मख्फी हालत में थे। हमारे हुजरे में दाखिल होते ही दोनों जिस्म गायब हो गए जो हमारे बिस्तरों पर हमारी जगह सोए हुए थे, और इसके साथ ही हम दोनों ज़ाहिर हो गए। हुजरे में अब सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और उसकी भी लो बहुत कम कर दी गई थी। मध्यम रोशनी में हमने दिलदार खान और इमदाद खान को गहरी नींद में सोते हुए पाया। हम दोनों खामोशी से अपने अपने बिस्तरों पर आकर लेट गए। मैं इंतज़ार कर रहा था और तालूत की भी यकीनन यही कैफियत थी। थोड़ी देर गुजर गई। मैं अपनी सांसों की आवाज़ सुन रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर तालूत की तरफ देखा। नीम तारीकी में वो आराम से लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। इमदाद खां और दिलदार खां गहरी नींद में मस्त थे। और फिर अचानक ऐन हुजरे के दरवाजे के सामने एक घुटी घुटी सी चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही दूसरी चीख और फिर तीसरी चीख।
लेकिन मेरे लिए कदरे हैरत की बात यह थी कि चीखें औरतों की नहीं बल्कि मर्दों की थीं और बहुत तेज़ नहीं थीं। चीखने वाले अपनी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। चीखों की आवाज़ सुनते ही तालूत उछलकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही मैंने भी बिस्तर छोड़ दिया। हम दोनों भागते हुए दरवाजे में से बाहर आए और हमारे सामने एक अजीबोगरीब मंजर था। ढाटे बांधे हुए 3 अफराद हुजरे के दरवाजे के ऐन सामने खड़े हुए थे। अपने अपने कंधे पर लदी हुई औरतों को नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों औरतों ने उन तीनों की गर्दनों को अपनी उंगलियों में मजबूती से दबाया हुआ था। इन मर्दों के दम घुटे जा रहे थे और इनके हलक से फंसी फंसी आवाज़ें निकल रही थीं। तीनों आदमी अपनी गर्दनों को उनकी उंगलियों की गिरफ्त से छुड़ाने की और उन्हें अपने से अलग करने की भरपूर जिद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन इन औरतों के हाथ जैसे फौलादी शिकंजे बन गए थे। इन मर्दों की गर्दनें किसी तरह आज़ादी नहीं होती थीं। वो अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार थे। कौन है, क्या हो रहा है? तालूत ने बड़े जोर से डपट कर पूछा। तालूत की आवाज़ इतनी तेज थी कि हुजरे के अंदर सोए हुए इमदाद खां और दिलदार खां भी इसको सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठे। इमदाद खां ने नींद में डूबी हुई आवाज़ में पश्तो में कुछ कहा। जल्दी बाहर आओ इमदाद खां, तालूत ने कहा, और दिलदार खां को भी जगा दो, हम बदमाशों को रोके हुए हैं। दिलदारा, ओ दिलदारा, इमदाद खां की जोरदार आवाज़ गूंजी और दिलदार खान भी जाग गया। इमदाद खान ने तेज़ी से पश्तो में उससे कुछ कहा। वो दोनों फ़ौरन ही अपनी अपनी राइफलें संभाल कर, जो उन्होंने अपने तकियों के नीचे रखी थीं, बाहर आ गए। इस असना में मैं और तालूत उन तीनों आदमियों का रास्ता रोककर खड़े हो गए थे। उनकी गर्दनों पर औरतों की उंगलियों की गिरफ्त बहुत सख्त थी और वो बुरी तरह फंसी फंसी आवाज़ें निकाल रहे थे। हम लोगों की आवाज़ें सुनकर और हमें आता देखकर उन लोगों की कशमकश और ज़्यादा तेज़ हो गई, लेकिन वो ना तो अपनी गर्दनों को इन औरतों की गिरफ्त से आज़ाद करा पाए और ना उन्हें नीचे गिरा सके। उनके सामने वाहिद रास्ता यही था कि भाग खड़े हों, लेकिन इसमें दुश्वारी ये थी कि एक तो मैं और तालूत उनका रास्ता रोके खड़े थे और दूसरे ये कि उनकी गर्दनों में इतनी शदीद तकलीफ हो रही थी कि वो भाग नहीं सकते थे। इमदाद खां और दिलदार खां जल्दी जल्दी अपनी राइफलें संभाले हुए बाहर आ चुके थे। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, तालूत ने चिल्लाकर उन्हें खबरदार किया। ओ, कौन है और क्या करता है? इमदाद खां ने हैरान होकर पूछा। फिर फौरन ही उनकी नज़र उन लोगों की पीठ पर लदी हुई औरतों पर पड़ी। अरे ये तो हमारा बीबी लोग है और ये हमारा आयशा है, ये कौन लोग हैं? उसने अपनी राइफल उन तीनों की तरफ तान कर कहा। गोली नहीं चलाना इमदाद खान, मैंने ज़ोर से कहा। हम इन्हें जिंदा गिरफ्तार करेंगे और देखेंगे कि ये कौन लोग हैं। हमारे ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से 3-4 आदमी और उठकर बाहर आ गए और हैरत के आलम में यह मंजर देखने लगे। इमदाद खान ने तेज़ तेज़ लहजे में पश्तो में उन्हें बताया और उन लोगों ने फ़ौरन उन तीनों आदमियों के गिर्द, जिनकी पीठ पर एक एक औरत लदी हुई थी, अपना घेरा डाल दिया। दिलदार खान जल्दी से दौड़कर हुजरे के अंदर गया और वहां से लालटेन उठा लाया। अब तुम लोग इनकी गर्दनें छोड़ दो, तालूत ने औरतों को हदायत दी। अब ये भागकर नहीं जा सकते। तालूत के कहने पर तीनों औरतों ने मर्दों की गर्दनें छोड़ दी और नीचे उतर आईं। तीनों के चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। आयशा का सांस बुरी तरह फूला हुआ था, लेकिन सोसी और शौकी बिल्कुल मुतमईन थी। उनके चेहरों से थकन के कोई आसार जाहिर नहीं थे। औरतों के अलग होते ही हम सब लोगों ने उन तीनों के गिर्द हल्का तंग कर दिया। उनके चेहरे ढाटों में छुपे हुए थे, इसलिए अभी वहां मौजूद लोग उन्हें पहचान नहीं सके थे। उनमें से एक का हाथ आहिस्ता से अपनी जेब की तरफ बढ़ा। खबरदार, तालूत ने डपट कर कहा और उसका बढ़ा हुआ हाथ वहीं रुक गया। दिलदार खान ने फौरन अपनी राइफल की नाल उसके सीने से लगा दी। इमदाद खान ने भी अपनी राइफल सीधी कर ली। इन तीनों की अच्छी तरह तलाशी लो, तालूत ने वहां मौजूद लोगों से कहा और फौरन तलाशी का काम शुरू हो गया। सबसे पहले तीनों की जेबों में से भरे हुए रिवॉल्वर बरामद कर लिए गए, जिन्हें फौरन हुजरे के अंदर ले जाकर रख दिया गया। इसके अलावा उनमें से हर एक की जेब में से दवा की एक एक शीशी भी बरामद हुई, जिसे वो लोग गौर से देखने लगे। ये बेहोशी की दवा होगी, तालूत ने कहा। इन्होंने इसी दवा के जरिए औरतों को बेहोश किया होगा और इन्हें पीठ पर लाद कर चल पड़े होंगे, लेकिन शायद दवा ने पूरा असर नहीं दिखाया और औरतें पूरे तौर से बेहोश नहीं हुई। इन्हें जल्दी होश आ गया और इन्होंने इनकी गर्दनें दबोच लीं। ये इन औरतों की खुशकिस्मती थी कि दवा ने पूरा असर नहीं किया। तुम ठीक बोलता सच्चल खान, दिलदार खान ने कहा। यह जरूर इन औरत लोग को बेहोश करके लाए। इनको हुजरे में लाओ, मैंने कहा, और तीनों औरतों को भी वहीं बुला लो। अब इनसे पूछगिछ करते हैं, चलो। दिलदार खान ने उनमें से एक के सीने पर राइफल की नाल रखकर उसे हुजरे की सिमत धकेलते हुए कहा। यही अमल इमदाद खान ने दूसरे आदमी के साथ किया और तीसरे आदमी को भी मैंने हाथ से धक्का दिया। तीनों ने कोई मुजाहमत नहीं की। तीनों को धकेलकर हुजरे के अंदर कर दिया गया और फौरन ही बकिया 2 लालटेनें भी रोशन कर दी गई। मैंने आगे बढ़कर बारी बारी इन तीनों के चेहरों से कपड़े हटा दिए। वह तीनों इस वक्त राइफलों की जद में थे। दिलदार खान और इमदाद खान के अलावा 2 आदमी और दौड़कर अपने घरों से राइफलें ले आए और अब ये तीनों आदमी 4 राइफलों की जद में थे। वहां मौजूद लोगों में से कोई उन्हें नहीं पहचानता था। इनके कुछ और साथी भी जरूर होंगे, तालूत ने कहा। वह जरूर कहीं आसपास मौजूद होंगे। आखिर ये इन तीनों औरतों को कहाँ ले जा रहे थे? कोई ना कोई गाड़ी भी इनके पास होगी। तुम बिल्कुल ठीक बोला सच्चल खाना, इमदाद खान ने कहा और उन लोगों से मुखातिब होकर पश्तो में कुछ कहा। उन तीनों में से किसी ने कोई जवाब ना दिया। इमदाद खान ने अब ज्यादा तेज़ो तुंद लहजे में अपनी बात दोहराई। वह तीनों इस बार भी खामोश रहे। उनके चेहरों के रंग उड़ गए। सबसे ज्यादा खराब हालत रही इमदाद की थी। पकड़े जाने के बाद वो किसी खरगोश की तरह सहमा हुआ नजर आ रहा था।
ये इस तरह नहीं बोलेगा इमदाद खां, तालूत ने कहा। मैं इसकी जुबान खुलवाता हूँ। और इसके साथ ही तालूत ने रहीमदाद का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे जरा सा दबाया। रहीमदाद खां के मुंह से अचानक एक चीख निकली। उसकी उंगलियों की हड्डियां टूटने के करीब थीं। हमारा हाथ छोड़ो खुदाई ख्वार, हम बताता है, रहीमदाद खां ने कहा। बताओ, जल्दी बताओ, तालूत ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। उधर गांव के बाहर बाग में 2 जीप खड़ा है। रहीमदाद ने हथियार डाल दिए। उस जीप में कितने लोग हैं? तालूत ने पूछा। उसमें बस एक आदमी है, रहीमदाद ने जवाब दिया। तालूत ने जिस अंदाज में रहीमदाद का हाथ दबाकर उसे बेबस किया था, उसे देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान और मुतज्जिब हो गए। रहीमदाद एक बहुत सेहतमंद और लंबा तिरंगा आदमी था, जबकि तालूत उसके सामने पस्ता कद और दुबले पतले जिस्म का आदमी था। रहीमदाद के बड़े बड़े और मजबूत हाथों के मुकाबले में तालूत के हाथ बहुत छोटे छोटे और हकीर नजर आते थे, लेकिन उसने अपने छोटे से हाथ से रहीमदाद को बुरी तरह से बेबस कर दिया। तुम बड़ा मजबूत आदमी है सच्चल खान, दिलदार खान से रहा ना गया और वो बोल ही पड़ा। तालूत सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। रहीमदाद और उसके दोनों साथी हम दोनों को बड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन शायद वो ये अंदाजा लगाने में कामयाब हो गए होंगे कि हम सोसी और शौकी के शौहर ही हो सकती हैं। जीपों के साथ जो आदमी मौजूद है उसे भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए, मैंने वहां मौजूद लोगों से कहा। उसे हर हाल में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर वो भागेगा तो हम उसे गोली मार देगा, इमदाद खान ने सख्त लहजे में कहा। अगर जीप में भागेगा तो हम जीप का टायर पर गोली मारकर उसको फाड़ देगा। मेरा ख्याल है कि इन तीनों को किसी कमरे के अंदर बंद कर दें, मैंने कहा। इसके बाद हम लोग बाग की तरफ चलें और उस चौथे आदमी को भी पकड़ कर ले आए। उन्हें इसी हुजरे में बंद कर देते हैं, तालूत ने कहा। हुजरे का कोई और दरवाज़ा तो नहीं, कोई ऐसी खिड़की वगैरह तो नहीं जहां से ये लोग निकल कर भाग सकें? उसने इमदाद खान की तरफ देखते हुए पूछा। दरवाज़ा तो एक ही है, इमदाद खान ने जवाब दिया। वो उधर 2 खिड़की है मगर उसमें सलाख है। फिर भी हम पीछे 2 आदमी छोड़ देगा, 2 आदमी आगे दरवाजे पर छोड़ेगा। अगर ये चोर लोग भागेगा तो गोली मार देगा। सुन लिया तुम लोगों ने? तालूत ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें फौरन गोली मार दी जाएगी। अभी हम लोग भाग कर किधर जाएगा? रहीमदाद ने बुझी हुई आवाज़ में कहा। इमदाद खान ने उन तीनों को हुजरे में बंद करके ताला लगाया। फिर 2 मुसल्ला आदमियों को हुजरे के दरवाजे पर और 2 को हुजरे के पीछे तैनात किया। इसके बाद मैं, तालूत, दिलदार खां और इमदाद खां बाग की तरफ रवाना हुए। इमदाद खां और दिलदार खान के पास राइफलें थीं, जबकि मैं और तालूत गैर मुसल्ला थे। तीनों औरतों को एक बराबर वाले घर में भेज दिया गया, जहां के मकीन बेदार हो चुके थे। इसी घर का एक आदमी उन 2 आदमियों में शामिल था जो हुजरे के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। हमें उस आदमी तक इस तरह पहुंचना है कि वह होशियार न होने पाए, तालूत ने कहा। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम लोग पीछे की तरफ से बाग में दाखिल हों और बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए चलें। तुम ठीक बोला, दिलदार खान ने जवाब दिया। हम लोग एक लंबा चक्कर काटकर दूसरे रास्ते से बाग के अंदर दाखिल हुए। हमने दूर से ही दोनों जीपों को देख लिया। खैर जान हमें नजर नहीं आ रहा था। वो जीपों के आगे खड़ा हुआ था और उसकी निगाहें सामने के रुख पर लगी हुई थी। हम लोग बिल्ली की चाल से चलते हुए ऐन उसके सर पर पहुंच गए और जब उसने हमें देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने तेजी के साथ अपना हाथ जेब में डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन इमदाद खान उस वक्त तक अपनी राइफल की नाल उसके सीने से लगा चुका था। दोनों हाथ ऊपर उठा लो और खबरदार कोई हरकत न करना, तालूत ने गरज कर कहा और फौरन ही उसकी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। अब खैर जान गैर मुसल्ला हो चुका था। कौन है तुम लोग, कौन है? खैर जान ने घबराहट के आलम में कहा और जल्दी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और इतनी रात को 2 जीपों के साथ यहाँ सुनसान और वीरान बाग में क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। हम तो मुसाफिर है और थोड़ा देर के वास्ते रुका था, अभी चला जाएगा, खैर जान ने हकलाते हुए कहा। दूसरा जीप कौन चला रहा था? मैंने पूछा। तुम्हारे साथ कितने लोग और हैं और वो किधर हैं? हमारा साथ बस एक आदमी है, वो भी आ जाएगा। फिर हम जाता है, तुम भी जाओ, हम तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तालूत ने जोर से हुंकारा भरा। हम चले जाएंगे, जरूर चले जाएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारा साथी आ जाएगा। क्या वो गांव में गया है? हाँ, खैर जान ने संभल कर जवाब दिया। वो आएगा तो हम जाएगा। जाओ, क्यों अपना टाइम खराब करता है? टाइम तो तुम खराब कर रहे हो, अपना भी और हमारा भी, मैंने कहा। सच सच बोल दो कि तुम किसको अगवा करने आए थे? अगवा? खैर जान की आवाज़ एकदम हल्की पड़ गई। हम किसी को अगवा नहीं किया। हम क्यों अगवा करता? नहीं, हम अगवा नहीं किया। खैर जान अब बुरी तरह घबरा गया था और अल्फाज उसके हलक में अटकने लगे। इसे इसके साथियों के पास ले चलो, तालूत ने इमदाद खान और दिलदार खान से मुखातिब होकर कहा। इमदाद खान ने खैर जान से पश्तो में कुछ कहा। खैर जान ने फौरन पश्तो में जवाब दिया। शायद अभी तक वो ये समझ रहा था कि जिन लोगों से उसका साबका पड़ा है वो पश्तो बोलने वाले लोग नहीं। तालूत ने मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि उसने रासिम को तर्जमे के तौर पर काम पर लगा दिया और फौरन ही रासिम की सरगोशियां मेरे कान में गूंजने लगी। तुम लोग मुझे जाने दो, खैर जान ने कहा। मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। मैं एक जीप भी यहाँ छोड़े जाता हूँ। मेरा साथी जब आएगा तो वो इस जीप को अपने साथ ले जाएगा। मुझे जाने दो। तुम्हारा साथी एक नहीं बल्कि 3 है, दिलदार खां बोला।
और तुम्हारी इतला के लिए हम ये बता दें कि हमने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वो हमारी कैद में है। वो हमारे गांव से 3 औरतों को अगवा करके ले जा रहे थे। उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में बताया। किस कदर नीच और जलील हो तुम लोग कि दूसरों की औरतों को उठाकर ले जाते हो। तुम्हें इस गंदे काम की पूरी सजा मिलेगी। खैरजान का जिस्म जैसे कांप उठा। नहीं नहीं, मैंने तो किसी को अगवा नहीं किया, उसने कहा। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मैं तो गाँव के अंदर दाखिल तक नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमदाद खान ने जवाब दिया। तुम गाड़ियां लिए यहाँ अपने साथियों के इंतजार में खड़े थे। तुम उन्हीं में से एक हो। चलो सीधी तरह गांव में। और उसने खैरजान को आगे की तरफ धकेला। दिलदार खान ने अपनी राइफल की नाल उसकी पुश्त से लगा दी। अब खैरजान के पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो डगमगाते हुए कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लपेट लिया था कि उसके चेहरे का खासा हिस्सा छुपा हुआ था। अभी तक हम लोगों ने इस कपड़े को हटाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। आखिर हमारे ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचा और हम लोग गांव में दाखिल होने के बाद हुजरे के दरवाजे पर पहुंच गए। इस असना में हुजरे के दरवाजे पर भी बहुत से लोग जमा हो गए थे और ज़ोर ज़ोर से आपस में बातें कर रहे थे। हम सीधे हुजरे के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। इमदाद खान ने दरवाज़ा खोला और दिलदार खान ने खैरजान को अंदर धकेल दिया। खैरजान की नज़र अपने तीनों साथियों पर और उन तीनों की नज़र खैरजान पर पड़ी। चारों की आंखों में खौफ और मायूसी के साए थे। यही है ना तुम्हारे तीनों साथी? खैरजान ने कोई जवाब ना दिया। तुम लोगों का चौथा साथी यही है? दिलदार खान ने उन तीनों से मुखातिब होकर पूछा। हाँ यही है, रहीमदाद ने आहिस्ता से कहा। खैरजान ने बेबसी से रहीमदाद की तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर खैरजान के चेहरे से वो कपड़ा उठा दिया जिससे उसका तकरीबन आधा चेहरा ढका हुआ था। सब लोग खैरजान के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगे। तब एक आदमी ने अचानक जोर से कहा, ओ खैरजाना, तुम इसे पहचानते हो अब्दुल समद खां? इमदाद खान ने जल्दी उस आदमी से पश्तो में पूछा और रासिम ने मेरे कान में फौरन तर्जुमा किया। हाँ मैं इसे जानता हूँ इमदाद खां, ये खैरजान है, बराबर वाले गांव में रहता है। ये तो अपने गांव का बड़ा मालदार आदमी है और लोगों को सूद पर रुपया कर्ज देता है। क्यों बेगैरत, तूने औरतों को अगवा करके दौलत इकट्ठी की है? तू कैसा पठान है कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जतों का सौदा करता है? लानत है तुझ पर। अच्छा ये खैरजान है, इमदाद खान ने हैरत से कहा। मैंने इसका नाम तो अक्सर सुना है लेकिन मैं इसे पहचानता नहीं हूँ। इस गंदे काम से तो इसने रुपया कमाया है चाचा इमदाद खान, दिलदार खान ने कहा। एक तरफ सूद पर रुपया चलाता है और दूसरी तरफ औरतों को अगवा कराता है। ये तेरे साथी कौन है और इनके क्या नाम है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? खैरजान ने कोई जवाब ना दिया। बोलेगा ये ज़रूर बोलेगा, अब्दुल समद खान ने कहा। हम इसकी ज़ुबान खुलवा कर रहेंगे। इसकी भी अच्छी तरह तलाशी ले लो, मैंने दिलदार खान से कहा और उसने खैरजान के लिबास की अच्छी तरह तलाशी ले ली। उसके पास से और कोई हथियार बरामद ना हुआ। अब ऐसा करो कि इन चारों आदमियों को किसी जगह बंद कर दो। तालूत ने उन लोगों को मशवरा दिया। सुबह के वक्त दिन की रोशनी में इनकी शक्लें भी अच्छी तरह पहचान लेना और इनसे सवाल जवाब भी कर लेना। मुमकिन है गाँव का कोई आदमी इन तीनों में से भी किसी को पहचानता हो। तुम सही बोलता सच्चल खान, अब्दुल समद ने कहा। हम खैरजान को पहचाना, शायद दूसरा लोग इनमें से भी किसी को पहचानता हो। दिन को देखेगा। कल खान भी मर्दान से वापस आता, इमदाद खान ने कहा। हम उसके सामने इन लोगों को पेश करेगा। ये हमारा बेटी को और हमारा मेहमान बीबी लोग को अगवा करता। हम जरगा बिठाएगा, इनको सजा दिलवाएगा। तय ये किया गया कि उन तीनों को इसी हुजरे में बंद करके आगे और पीछे पहरा लगा दिया जाए। चुनाचे इसी बात पर अमल किया गया। आयशा और सोसी और शौकी को इमदाद खान के घर वापस भेज दिया गया और इमदाद खान भी उनके साथ ही चला गया। सुबह को जब हम लोग नाश्ते वगैरह से फारिग होकर हुजरे के पास पहुंचे तो वहाँ एक ज़बरदस्त मजमा लगा हुआ था। यूं लगता था कि सारा गांव हुजरे के दरवाजे पर आकर जमा हो गया हो। दिलदार खान वहाँ पहले से मौजूद था। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हमें पहली बार देख रहे थे क्योंकि हम लोग कल शाम को आए थे और सारे लोग हमसे मुलाकात नहीं कर सके थे। ताले की चाबी चाचा इमदाद खान के पास है। दिलदार खान ने सलाम दुआ के बाद हमसे कहा, चाचा इमदाद खान भी आएगा तो ताला खोलेगा, फिर हम इन लोग की शक्ल साफ साफ देखेगा। हो सकता है गांव का कोई ना कोई आदमी ने पहचान ले, मैंने कहा। हम लोग दिलदार खान से बातें कर रहे थे और वहां मौजूद गांव के दीगर लोग हमें देख देख कर आपस में सरगोशियां कर रहे थे। सच्चल खां और बच्चल खां के धीमे धीमे अल्फाज बार बार हमारे कानों से टकरा रहे थे। थोड़ी देर के बाद इमदाद खां आ गया। उसके पास हुजरे के दरवाजे के ताले की चाबी मौजूद थी। उसने ताला खोल दिया। एक साथ बहुत सारे लोग अंदर दाखिल हो गए। चारों मुजरिम सर झुकाए हुए चारपाइयों पर बैठे थे। उनके चेहरे पसमुर्दा थे और आंखें जमीन की तरफ लगी हुई थीं। अंदर आने वालों ने उनको देखते ही पश्तों में धमकियों और गालियों के बौछार कर दी। यह आदमी, गांव के एक शख्स ने रहीमदाद को गौर से देखते हुए पश्तों में कहा, यह आदमी तो रहीमदाद है, मर्दान में रहता है और इसका आड़त का कारोबार है। मैंने अक्सर इसके हाथ माल फरोख्त किया है। मैं भी इसे पहचानता हूँ। एक दूसरा शख्स जल्दी से पश्तों में बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा अहमद हुसैन, ये रहीमदाद है। क्यों रहीमदाद, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? इमदाद खान ने रहीमदाद को घूरते हुए पूछा। रहीमदाद ने कोई जवाब ना दिया। तुम बताओ खैरजान। इमदाद खान ने खैरजान की तरफ देखकर कहा, तुम तो पहचान लिए गए हो। तुम्हारे आदमी ठीक कहते हैं, खैरजान ने आहिस्ता से जवाब दिया। इसका नाम रहीमदाद और यह मर्दान में आड़त का काम करता है
और आड़त के साथ साथ औरतों के अगवा का काम भी। क्यों, है ना? दिलदार खान ने जोर से ज़मीन पर थूकते हुए कहा। और ये बाकी 2 लोग कौन है? किसी ने खैरजान से सवाल किया। इसका नाम अब्दुल्ला है और ये शाहजमान है, खैरजान ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या ये भी मर्दान के ही रहने वाले हैं? दिलदार खान ने पूछा। हाँ, ये भी मर्दान के रहने वाले हैं, खैरजान ने आहिस्ता से जवाब दिया। तुम लोग ऐसा करो, हमें जाने दो। हम वादा करते हैं कि आइंदा तुम्हारे गांव का रुख भी नहीं करेंगे और किसी गांव वाले को हमारी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। खैरजान ने गांव के लोगों से मुखातिब होते हुए कहा। तुम जितना चाहो जुर्माना लगा लो, हम लोग जुर्माना अदा कर देंगे, मगर हमें जाने दो। खैरजान ठीक कह रहे। रहीमदाद ने पहली बार अपनी जुबान खोलते हुए कहा। रहीमदाद और खैरजान क्या कह रहे हैं? तालूत ने पूछा। जवाब में इमदाद खान ने उसे टूटी फूटी उर्दू में बताया कि खैरजान और रहीमदाद क्या कह रहे हैं। इनकी बातों में मत आ जाना, तालूत ने कहा। ये बहुत ख़राब लोग हैं। पहले भी आयशा को इन्हीं लोगों ने अगवा किया था और हमने आयशा को निजात दिलाई और अपनी बीवियों के साथ उसे यहाँ पर पहुँचा दिया। इन लोगों ने दोबारा आयशा को अगवा करने की कोशिश की और हमारी बीवियों को भी साथ ले जाना चाहा। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो लोग पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, वरना इस वक्त इन जालमों की कैद में होती। तुम फिक्र नहीं करो सच्चल खाना, इमदाद खान ने सख्त लहजे में कहा। हम इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। ये हमारे को पैसा देना बोलता। इज्जत का मुकाबला में पैसा क्या चीज़ है? हमारे को इस लोग का पैसा नहीं मांगता। बिल्कुल ठीक है इमदाद खान, मैंने जवाब दिया। इन लोगों को अपनी हरकतों की पूरी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। थोड़ी देर बाद चारों मुजरिमों के लिए कुछ खाने को आ गया। उन्होंने सिर्फ एक एक प्याली कावा पीने पर इक्तफा किया, कुछ खाया नहीं। इसके बाद उन्हें फिर उसी हुजरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया गया। हम दोनों इमदाद खान के साथ उसके घर आ गए। दोपहर के बाद खान भी आ गया। उसने आते ही हम दोनों को तलब किया। हमें बताया गया कि उसका नाम मोहम्मद अमीन है। हम लोग जब खान मोहम्मद अमीन के डेरे पर पहुंचे तो उसने खुद बाहर आकर हमारे इस्तकबाल किया और बड़ी इज्जत के साथ हमें ले जाकर अंदर चारपाई पर बिठाया। वह एक अधेड़ उम्र का दराज का आदमी था और उसके अंदाज और अतवार में बड़ी शाइस्तगी थी। फिर मुजरिम आ गए। उन चारों के हाथ रस्सियों से खूब कसकर बांधे गए थे। मोहम्मद अमीन ने बारी बारी उनके चेहरों पर नजर डाली। मैं तुम दोनों को जानता हूँ, खैरजान और रहीमदाद, मोहम्मद अमीन ने कहना शुरू किया। उसका चेहरा बहुत संजीदा हो रहा था। उसके नकूश यकलख्त सख्त हो गए। तुम दोनों भी मुझे जानते हो और खैरजान तुम तो बहुत ही अच्छी तरह मुझे जानते हो। तुम्हें मेरे गांव से औरतें उठाते हुए शर्म नहीं आई? तुमने ये नहीं सोचा कि अगर कोई दूसरा आदमी इस तरह तुम्हारी बेटियों और बहनों को उठाकर ले जाए तो तुम क्या महसूस करोगे? क्या एक मर्द की यही शान है कि वो औरतों जैसी कमज़ोर मखलूक को इस तरह अपने जुल्म सितम का निशाना बनाए? हम सख्त शर्मिंदा हैं मोहम्मद अमीन, खैरजान ने कहा। तो गोया तुम अपने और अपने साथियों के जुर्म का एतराफ़ करते हो। हम मौजूदा सूरत में इस सूरत हाल से इनकार किस तरह कर सकती हैं? रहीमदाद ने भी उसकी तायद की। फिर खान मोहम्मद अमीन की निगरानी में जिरगा बुलवाया गया और जिरगे में मुलजिमों के लिए सज़ा तजवीज़ की गई। उन लोगों पर जुर्म साबित हो चुका था, इसीलिए वह सज़ा के मुस्तहिक थे। वो रात हमने इमदाद खान के घर पर गुजारी। सब लोग काफ़ी देर तक जागते रहे और बातें करते रहे। दिलदार खान भी मौजूद था और वो उस वक्त तक मौजूद रहा जब तक कि सब लोग जागते रहे। आखिर जब काफ़ी रात हो गई तो अपने घर चला गया। इमदाद खान दूसरे कमरे में सोया। हम लोग तन्हा रह गए। रात को सोने से पहले आयशा ने हमें एक एक गिलास दूध का ला कर दिया। हमने मुरव्वतन वो गिलास लेकर रख लिया, लेकिन हम दोनों में से किसी ने दूध पिया नहीं। सुबह को नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद हम लोग इमदाद खां के साथ खान मोहम्मद अमीन के डेरे की तरफ रवाना हुए। दिलदार खां हमें रास्ते में ही मिल गया। वो इसी तरफ आ रहा था। हम चारों खान के डेरे पर पहुंचे। हमने उन तमाम लोगों से रुखसत ली। खान मोहम्मद अमीन ने एक बार फिर अपनी पेशकश दोहराई कि हम अगर चाहें तो गाँव में क्याम कर सकते हैं। हमने उसका शुक्रिया अदा करते हुए माजरत कर ली और उन सबसे रुखसत लेकर दोबारा इमदाद खान के घर वापस आ गए। सौसी और शौकी बिल्कुल तैयार थी। हमने उन्हें साथ लिया। आयशा से रुखसत हुए और वहाँ से रवाना हो गए। आयशा सौसी और शौकी से बारी बारी लिपट कर खूब रोई। गांव के बाहर इमदाद खान और दिलदार खान हमारे साथ मजीद आगे जाने को तैयार थे, लेकिन हमने उन्हें बमुश्किल वापस किया। वो लोग हमें और सौसी शौकी को खुदाफिज कहकर वापस चले गए और हम दोनों आगे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग एक मोड़ पर मुड़ गए ताकि उन दोनों की नज़रों से ओझल हो सकें। अब अगर वो मुड़कर देखते भी तो हमको नहीं देख सकते थे। मोड़ पर मुड़ जाने के बाद तालूत ने रुककर एक नज़र सौसी और शौकी पर डाली। तालूत का देखना था कि वो दोनों अपनी जगह से इस तरह गायब हो गईं जैसे उनका कभी वजूद ही नहीं था। जहाँ चंद लम्हे पहले सौसी और शौकी खड़ी थी वहाँ अब खाली ज़मीन के अलावा और कुछ नहीं था। लो जी, अब ये सौसी और शौकी भी रुखसत हो गई, तालूत ने कहा। अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। कई दिन तक उन दोनों को हमारी दुनिया में रहने का मौका मिला। ना जाने उनके तासुरात हमारी दुनिया के बारे में क्या होंगे। वो मेरे आगे अपने तासुरात बयान नहीं कर सकती, तालूत ने कहा। उनका काम सिर्फ हुक्म की तामील है और वही उन्होंने किया। वैसे मैं ये बात जानता हूँ कि उनकी ख्वाहिश थी कि इंसानों की दुनिया में कुछ अरसा और क्याम करें, लेकिन मैंने उनको वापसी का हुक्म दिया। चलो ठीक है, मैंने कहा। हो सकता है हमारी दुनिया में उनकी मौजूदगी से खुद उनके लिए या बाज़ इंसानों के लिए
कोई पेचीदगियाँ पैदा हो जाती, उनका चला जाना ही बेहतर है। लेकिन एक बात तो बताओ, इस मरतबा ऐसा क्यों हुआ कि तुमने दिलदार खां या आयशा को उनकी आइंदा शादी के लिए कोई तोहफा नहीं दिया? तोहफा आयशा को दिया जा चुका है जनाब, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये तोहफा मैंने नहीं बल्कि मेरे हुक्म के तहत सौसी ने दिया है। एक बड़ी रकम का बंद पैकेट सौसी ने इस हदायत के साथ आयशा के हवाले किया है कि उसे हम लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद खोले, और अपने बाबा इमदाद खां से भी इसका जिक्र अभी ना करे, बल्कि हम लोगों के जाने के बाद करे। आयशा बहुत तजब्जुब का इजहार कर रही थी, लेकिन सौसी ने उसे मजबूर किया कि वो ये तोहफा कबूल कर ले। चलो अच्छा किया कि तुमने सौसी के जरिया आयशा को रकम पहुंचा दी। अब उन लोगों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर मैंने तालूत से कहा, चलो अब गांव पटा खेल चलते हैं। चोरों ने आधे से ज़्यादा गांव की जमा पूंजी का सफाया कर दिया है, हमें उन लोगों की मदद के लिए चलना चाहिए। अच्छा तो फिर गांव पटा खेल चलते हैं, तालूत ने कहा। मगर ये बताओ किस अंदाज से चलें? मियाँ अंदाज क्या, बस वही अंदाज इख्तियार करो कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। बस तो फिर फ़कीर ही बन जाते हैं, तालूत ने कहा। नाम भी वही पुराने रखते हैं, मैं फैज़ान शाह और तुम मर्दान शाह, हुलिये भी वही होंगे। बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया, और आन के आन में हमारा चोला बदल गया। सच्चल और बच्चल गायब हो गए और उनकी जगह फैज़ान शाह और मर्दान शाह नमूदार हो गए। दाढ़ियाँ, बदन पर स्याह कफनियाँ, आंखें लाल अंगारा, कंधों पर एक एक कपड़े का झोला और हाथों में टेढ़े मेढ़े डंडे। हम दोनों ने एक दूसरे का जायजा लिया और चल पड़े। क्या पैदल चलने का इरादा है? तालूत ने मुझसे पूछा। गांव पटा खेल यहाँ से कितनी दूर है? मैंने सवाल किया। कोई 8-10 मील होगा, तालूत ने जवाब दिया। ये एक पहाड़ी के दामन में है और सिर्फ पतली पतली पगडंडियाँ वहाँ तक जाती हैं, कोई बाकायदा सड़क गांव तक जाने के लिए नहीं। चलो कुछ दूर तक तो पैदल ही चलते हैं, मैंने कहा। जब थक जाएंगे तो फिर कुछ और सोचेंगे। चलो, तालूत ने कहा, और हम अपने तब्दील शुदा हुलियों के साथ चल दिए। हमारे चारों तरफ दिलकश मनाजिर थे, सब्ज़े की फरावानी थी और जगह जगह हरे भरे दरख्तों के झुंड मौजूद थे।